नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। स्वागत करता हूं दीक्षांत आईएएस के पोर्टल पे, जहां हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ अपने टॉपिक एनवायरनमेंट इकोलॉजी की। जी हां दोस्तों, आइए जुड़ जाइए फटाफट हमारे साथ, चालू करेंगे सेशन आपके संग। दोस्तों आप सभी का स्वागत है, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों तारीख है आज 28 जनवरी की, समय हो गया करेक्ट 7:50 का, और मैं जुड़ चुका हूं आशीर्वाद आपके साथ दीक्षांत आईएएस के इस पोर्टल पर। दोस्तों चलिए शुरुआत करेंगे आपके सेशन की। क्या है चर्चा के लिए, कहां हमने छोड़ा था क्लास को। कल हम बात कर रहे थे जल प्रदूषण की। हमने बात की थी समस्याएं कहां पर हैं, हमने बात की थी आखिर समाधान कहां छुपा है। हम बात वहां दोस्तों आपके साथ कर रहे थे। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे वृहद स्तर पर आपके साथ टॉपिक की, और हमें आज जानना है आपके साथ दोस्तों, यहां टॉपिक हमारे पास है। आज हम जानेंगे आपके साथ कि आखिर नमामि गंगे के जो 8 पिलर हमने कल लिखे थे आपके साथ, उसके सामने चुनौतियां क्या है। नमामि गंगे के सामने सरकार ने उन 8 पिलर्स को प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास सरकार कर रही है, एक बार नजर मारेंगे आपके साथ। नमामि गंगे को सवाल भी करेंगे आपके साथ हम लोग। सबसे पहले एक काम करेंगे, नमामि गंगे की चुनौती को समझने का प्रयास करेंगे। नमामि गंगे याद करें, नमामि गंगे दोस्तों हमारा कार्यक्रम हमने लॉन्च किया था 2014-15 में। नमामि गंगे बताया था, मैंने ब्रीफ किया था, आपको याद होगा, रिवाइज नहीं कर रहा हूं, रिपीट नहीं कर रहा हूं, केवल हमने जाना इसके बारे में। नमामि गंगे कार्यक्रम के पहले प्रीवियस क्या चल रहा था, प्रीवियस ईयर में क्या चल रहा था। गंगा एक्शन प्लान हमने बात की थी, गंगा एक्शन प्लान 1, 2, 3 की बात की थी। हमने बात की कि इसके पहले की योजनाएं सफल क्यों नहीं हुई, इसके पहले की योजनाएं सफल आखिर क्यों नहीं हुई, क्यों 20 लाख करोड़ खर्च करने के बाद भी गंगा साफ नहीं हुई। इसके बाद हमने जाना था नमामि गंगे में नया क्या है, यूनिकनेस क्या है, इसमें नई चीजें क्या हैं, इसमें अंतर मंत्रालय समन्वय है, पैसा दिया गया है, पीएम साहब खुद काउंसिल बना रहे हैं, नई चीजें हैं सर इसके अंदर। इसके अलावा हमने बात की थी इसके 8 स्तंभों की, 8 मुख्य उद्देश्यों की, जैव विविधता से लेकर वनारोपण से लेकर हमने बात की अवेयरनेस से, और कहीं ना कहीं गंगा की सफाई को लेकर भी। जी हाँ, 8 पॉइंट हमने वहां रखे आपके सामने। अब चर्चा करेंगे आखिर गंगा, नमामि गंगे के सामने चुनौतियां क्या है। आखिर ये इतना सब कुछ होने के बाद भी साफ होती क्यों नहीं दिख रही है, आखिर क्यों 6-7 साल बाद भी नमामि गंगे के गंगा के पानी बहुत असर नहीं पड़ रहा है। आएंगे दोस्तों, बात करेंगे आपके साथ। सबसे पहले जरूरी चर्चा, एक छोटा सा 6 मिनट का वीडियो देखिए मेरे संग आप लोग। 6 मिनट के वीडियो में काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, तो देखते हैं वो 6 मिनट का वीडियो आपके साथ पहले हम लोग यहाँ पर, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सब लोग देख लीजिए, आराम से शांति सुन लीजिए। बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर, वो आप मैं चाहूंगा आप देखते जाए, रखते जाए पॉइंट्स को वहां पर। चलिए तो शुरुआत करते हैं 6 मिनट के वीडियो के। लगभग आराम से देखिएगा, अगर शॉर्ट नोट बना सकते हैं तो जल्दी नोट्स बना लीजिएगा, कुछ बातें बोला जाएगा यहाँ पर, और बहुत काम की बातें हैं, 2-4 बातें वो समरी करूंगा लास्ट में आपके लिए मैं। देखते हैं दोस्तों नमामि गंगे का प्रोग्राम हम लोग, उम्मीद करूंगा इसकी वॉइस आप तक पहुंच जाएगी। नमामि गंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा के संरक्षण का सपना होगा साकार। मां गंगा 4000 किलोमीटर लंबी, हिंदुस्तान की 40% जनसंख्या जिसके साथ सीधी सीधी जुड़ी हुई है। और मेरे लिए गंगा की सफाई जिस प्रकार से एनवायरनमेंट का विषय है, गंगा की सफाई श्रद्धा का विषय है, गंगा की सफाई सांस्कृतिक विरासत का विषय है, उसी प्रकार से गंगा की सफाई उन 40% उस भूभाग में रहने वाले भाइयों बहनों की आर्थिक उन्नति का भी प्रतीक बन सकता है, और इसलिए उस काम को हमें करना। गंगा तो सदियों से हमारी शिक्षक रही है, तो इस मिशन के साथ भी उसने हम हिंदुस्तानियों को एक पाठ पढ़ाया, एकता की शक्ति का पाठ, सहभागिता की मिसाल। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, 11 राज्य, 10 मंत्रालय, 5 CPSUs, 1600 से ज्यादा ग्राम पंचायत, 118 शहर, करोड़ों हिंदुस्तानियों की श्रद्धा, एक विजन और 20,000 करोड़ का एक मिशन। नमामि गंगे तो पहला बड़ा कदम उठाया सरकार ने, न कि सिर्फ गंगा की सफाई बल्कि गंगा के विकास के लिए प्रवाह को बनाए रखना, ग्रामीण स्वच्छता, जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण, निगरानी एवं जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत सरकार का मंत्र है, काम करो परिणाम दिखाओ। इसीलिए सरकार ने पहली बार कागजों की कश्ती से निकलकर गंगा मैया में डुबकी लगाई। अब तो मानो काम करने कराने का पूरा तरीका ही बदल गया है।
चलता है, हो रहा है से आगे जाकर बनाया गया है एक विशेष मॉडल, हाइब्रिड एन्युइटी बेस्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल, जिससे उपलब्ध धनराशि से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट्स 15 साल की लंबी अवधि तक जारी रहने के लिए सक्षम भी होंगे और इनसे साफ किए गए पानी की गुणवत्ता की गारंटी भी होगी। साथ ही में साफ किए गए पानी को रिसाइकिल और रीयूज करने पर भी जोर दिया जाएगा और ये सारे काम किए जाएंगे एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा। उच्च मंत्रालयों को साथ लाकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। कार्यों के बेहतरीन अमल के लिए बीच में आने वाले अवरोधों को दूर किया जाएगा। त्वरित निर्णय लेकर तीव्र गति से उन्हें जारी भी किया जाएगा। अब केवल स्वच्छता से ऊपर उठने के लिए पहले की खामियों को पहचाना गया और बनाया गया 21 मुद्दों का सर्वसमावेशक प्लान। निर्मल धारा, गंगा को दूषित होने से रोकने के लिए औद्योगिक नीतियों का सख्ती से अमल और शहरी ग्रामीण कूड़ों के लिए व्यवस्था, शमशान गृहों का भी निर्माण, मौजूदा सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के उन्नयन के लिए, ट्रीटमेंट क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए एवं औद्योगिक प्रदूषण में कमी लाने के लिए, गंगा ग्राम का निर्माण करने के लिए, कृषि अपवाह का प्रबंधन करने के लिए, मॉडल धोबी घाट एवं मॉडल शमशान घाटों का निर्माण करने के लिए, अविरल धारा और साथ ही में गंगा के प्रवाह की सुनिश्चितता बनाए रखने के लिए, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, गंगा के घाटों को विश्व स्तरीय आकार देने के लिए, नदी के किनारे सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण और गंगा टास्क फोर्स के गठन के लिए, जैव सृष्टि के संवर्धन के लिए भी इस आयोजन में है विशेष प्रावधान। रिसर्च पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और पहली बार 113 रियल टाइम ऑटोमेटेड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे। साथ ही पूरी नदी का GIS मैपिंग भी किया जाएगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का संरक्षण और रेत खनन वाले प्रावधान से भी पर्यावरणीय लाभ होगा। मैंने ऐसी वैश्विक एकता नहीं देखी किसी विषय पर, मतलब सिर्फ भारतीय समूह की एकता नहीं, वैश्विक एकता अगर मैंने किसी विषय पर देखी है तो वो गंगा के विषय पर देखी है। चाहे वो तकनीकी विशेषज्ञों की हो, चाहे वो पर्यावरण विशेषज्ञों की हो, सबके मन में एक ही बात है कि हमको गंगा अविरल और निर्मल देखने को मिलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार त्यागी की बहुत लंबी कविता है, बस मैं उसकी 2 लाइनें सुना दूंगी। पीर पर्वत हो गई है अब पिघलनी चाहिए, पीर पर्वत हो गई है अब पिघलनी चाहिए, और नीचे की जो लाइन है कि इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट के 3 पहलू हैं, शुरुआती, मध्यवर्ती और दीर्घकालीन, जिसके तहत सबसे पहले गंगा की सतह की सफाई होगी, जिससे गंगा तत्काल ही साफ दिखने लगेगी। इस प्रक्रिया के साथ ही देश में वाटर रिसाइकलिंग और रीयूज के संबंधी बड़ा मार्केट खड़ा होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले नालों का जनता की सहभागिता से समाधान किया जाएगा और शौचालयों का भी बड़े स्तर पर निर्माण किया जाएगा। बाद में गंगा की आंतरिक सफाई पर जोर दिया जाएगा और दीर्घकालीन आयोजन के अनुसार गंगा की अविरलता सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई के बेहतर संसाधनों जैसे ड्रिप इरिगेशन पर ध्यान दिया जाएगा एवं छोटे तालाबों का संरक्षण भी किया जाएगा ताकि भूजल का संवर्धन हो सके। क्योंकि देश के रक्षा मंत्रालय द्वारा गंगा टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस फोर्स से जवानों को नदी के किनारों पर तैनात किया जाएगा, जो कि गंगा में होने वाले प्रदूषण का ध्यान रखेगी। ये बटालियन अभी इलाहाबाद में परीक्षारत है। नमामि गंगे, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा के संरक्षण का। ओके दोस्तों, आपने इस पूरे 6-7 मिनट के वीडियो को देखा। कुछ पॉइंट निकल के आए हैं हमारे पास, जिसकी हम चर्चा करेंगे आपके साथ दोस्तों। यहाँ पर क्या है पॉइंट, ये काम का क्या है, इसके अंदर चर्चा होगी। मैंने कुछ इसमें लिख दिए कुछ पॉइंट, वैसे आपके अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएँ तो इनमें काफ़ी पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक क्विकली हम काम करेंगे। सरकार ने गंगा की सफाई के 8 पिलर तो हमने याद कर लिए हैं। सरकार ने क्या प्रयास किए पिछले कुछ सालों में गंगा की सफाई के लिए, वही एक बार देखने वाले थे आपके संग दोस्तों हम लोग। देखिए, मैं आगे बढ़ूँ आपको लेकर यहाँ से पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, वरना हट जाएंगे सारे पॉइंट यहाँ पर। ये तो क्या क्या मैं कह रहा हूँ सुनिएगा आराम से, नोट डाउन कर लीजिए। कीवर्ड से रहा अविरल धारा, कीवर्ड नोट डाउन करते हैं, हटाते जाऊंगा दोस्तों यहाँ से। पहला है अविरल धारा,
अविरल, लिख लीजिए, केवल शब्द बताता हूं मैं क्या मतलब है। अविरल धारा, ठीक है। निर्मल धारा, दूसरा शब्द है निर्मल धारा। तीसरा रिवर फ्रंट, रिवर फ्रंट। चौथा घाटों का निर्माण, घाटों का निर्माण। पांचवा वर्ड है दोस्तों जीआईएस मैपिंग, नदी की जीआईएस मैपिंग, ये करना है हमको, नदी की जीआईएस मैपिंग। सातवां है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, यानी हैम मॉडल, HAM मॉडल, HAM हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ठीक है। रेत उत्खनन पे नियम जारी किए गए, आठवां है रेत उत्खनन पे नियम जारी किए गए। अगला है 9th है अंतर मंत्रालय समूह बनाया गया, अंतर मंत्रालय समूह बनाया गया। 9th या 10th जो भी है, गंगा ग्राम की स्थापना की गई, गंगा ग्राम की स्थापना की गई। अगला है यहां पर वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, जी हां, ऑटोमेटेड या शॉर्ट में लीजिए AWQM, AWQM ऑटोमेटेड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, ऑटोमेटेड स्वचालित, स्वचालित वायु गुणवत्ता, माफ की जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन, स्वचालित जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन, यानी कि ऑटोमेटेड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। याद कर लीजिए दोस्तों, यहां पर ये 113 बनाए गए हैं, ये 113 स्टेशन बनाए गए हैं इस प्रकार के। स्पेशल पर्पस व्हीकल, SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल, विशेष वाहन सुविधा, स्पेशल पर्पस व्हीकल। STP हम जान गए, कल ही पढ़ा था STP हम लोगों ने, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। PPP मॉडल फॉर गंगा क्लीनिंग, PP मॉडल लाया गया है। गंगा प्रहरी गंगा वाहिनी, गंगा प्रहरी गंगा वाहिनी 2 बल। रिसाइकलिंग ऑफ गंगा वाटर, रिसाइकलिंग करना है सीवर लाइन को हमें। खुले में शौच से मुक्त करना है गांव को, खुले में शौच से मुक्त करना है गांव को। सिंचाई की दक्षता बढ़ाई जाएगी, सिंचाई की दक्षता बढ़ाई जाएगी। भूजल का स्तर बढ़ाया जाएगा, भूजल का स्तर बढ़ाया जाएगा। गंगा ऊपरी स्तर पर सतह को गंगा की साफ किया जाएगा, गंगा की सतह को साफ किया जाएगा। और 21 पॉइंट का सर्व समावेशी प्लान, 21 पॉइंट का सर्व समावेशी प्लान, ठीक है दोस्तों। आइए राम डिकोड कर लें फटाफट हम लोग। यहां पर देखिए 2-3-4 काम की हैं, बाकी पढ़ चुके हम काफी कुछ में से, सब कुछ काम का नहीं है। पहली बात तो हैम मॉडल क्या है सर, हैम मॉडल HAM, हैम मॉडल दोस्तों क्या होता है सुनिए आराम से, काम की चीज है वो, क्योंकि हैम मॉडल हाइब्रिड, हाइब्रिड एन्युटी, एन्युटी मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल होता है सर ये। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल मतलब क्या सर, एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां सरकार और निजी कंपनी मिलकर पैसा लगा रहे हैं। जी हां, किसी प्रोजेक्ट में सरकार और निजी कंपनी मिलकर काम करें। अभी तक क्या होता है सर, पैसा निजी कंपनी लगाती है, टोल वसूलती है, 20 साल 30 साल टोल वसूला उसने अपना, और 30 साल टोल पूरा आ गया तब सरकार को हैंडओवर चली जाती है। पैसा पूरा किसने लगाया था, प्राइवेट कंपनी ने। लेकिन यहां एक ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों जहां निजी कंपनी और सरकारी मिलकर काम कर रही है, सरकारी मिलकर काम करेंगी, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे काम करेंगी यहां पर, ठीक है सर। तो यहां पर निजी कंपनी और सरकारी कंपनी मिलकर STP प्लांट लगाएंगे। STP याद है कल बताया था आपको मैंने, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो गंगा में गंदगी मिल रही है, उसको रोकना है, तो पाइप के आगे हमको लगाना पड़ेगा ट्रीटमेंट प्लांट एक, जिससे गंगा में साफ पानी जाए। इस प्लांट को लगाने की लागत आएगी, एक लागत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होगा, पैसा लगेगा। तो पैसा कौन मिलकर लगाएंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर लगाएंगे, ठीक है। प्राइवेट इसके लिए क्या कर सकता है, एक सेस, सरकार एक सेस लगा देगी इसके लिए, जिससे प्राइवेट की भरपाई हो सके। तो हाइब्रिड एन्युटी, साल के अंत में सरकार पैसा पकड़ा देगी, इसको एक राशि दे देगी, और 10 साल बाद पूरा पैसा चूक गया इसका, फिर ये पूरा प्लांट सरकार का हो जाएगा। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल ये काम करे गंगा के लिए, इससे बनेंगे गंगा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। गंगा ग्राम हम लोग कल कर चुके हैं। सरफेस क्लीनिंग आपको याद होगा, 8 पॉइंट लिखवाए थे मैंने, उसमें एक पॉइंट था गंगा को ऊपर साफ किया जाएगा। तो आपने देखा वो मशीन साफ करी थी गंगा को ऊपर से, वो साफ करना। घाटों का निर्माण, रिवर फ्रंट हम कल बात कर चुके हैं इसके बारे में। निर्मल धारा अविरल धारा, इसको सुन लीजिए, बहुत की कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये।
निर्मल धारा और अविरल धारा। इसको कुछ साल पहले हम बोलते थे वाटर सरप्लस और वाटर न्यूट्रल। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ये, वाटर सरप्लस और वाटर न्यूट्रल। आज का शब्द ये है निर्मल अविरल। वाटर सरप्लस, वाटर सरप्लस यानी नदी के अंदर इतना पानी हो कि कम से कम जो सिंचाई के लिए पानी निकाल लिया आपने उसके बाद भी उसमें अधिशेष हो, पानी कम ना हो। इसको आज बोल रहे हैं हम लोग अविरल धारा। पिछली सरकार बोलती थी इसको वाटर प्लस सरप्लस, अब बोलते हैं अविरल धारा। पानी में धारा कम से कम न्यूनतम पानी का स्तर हो, ये बरकरार रखना है आपको यहां पर। वाटर सरप्लस यानी अविरल धारा। एक है वाटर न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या है सर? यहां पर उदासीन पानी, ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो, ना गंदगी हो ना उसके अंदर अम्लीयता हो, उसके अंदर स्वच्छ निर्मल पानी हो, साफ पानी हो, वाटर न्यूट्रल हो, उदासीन हो पानी वहां पर। तो यहां निर्मल धारा की बात हो रही है, तो पानी में गंदगी ना हो, वो सारी बातें हैं। तो वो दोस्तों बहुत क्लियर बात है, गंगा मिशन बहुत क्लियर विजन कहता है इस बार, निर्मल धारा अविरल धारा। ठीक है, अब इस वीडियो में और क्या छुपा हुआ है सर? पीएम साहब ने जो बात कही, पीएम साहब ने कहा गंगा केवल मेरे लिए पर्यावरण का विषय नहीं है, मेरी श्रद्धा का विषय नहीं है, संस्कृति का विषय नहीं है, ये 40 करोड़ भारतीयों की आजीविका का विषय है। जी हाँ, एक बड़ी आबादी रहती गंगा के आसपास के इलाकों में, जिनकी आजीविका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गंगा पर निर्भर करती है। तो ऐसे में उन हिंदुस्तानियों की 40 करोड़ आबादी को देखा जाए, इकोनॉमिक बहुत जरूरी यहाँ की अपने आप में, पर्यावरण का विषय है, इकोनॉमी का विषय अपने आप में, ये विकास का विषय है निश्चित तौर पर। तो एक गंगा अपने आप पूरे कल्चर लेके चल रही है। तो गंगा की जरूरत क्यों है हिंदुस्तान को? पानी तो है ही है, पर्यावरण तो है ही है, अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा पार्ट है अपने आप में। ठीक है सर, इसके अलावा कीवर्ड्स और सुन ले हम लोग। गंगा वाहिनी, गंगा प्रहरी हम लोग कर चुके हैं कल आपके साथ। इसके अलावा लगता है कीवर्ड और हमारे काम के थे। अब चूंकि अविरल धारा होगी, कब होगी सोचिएगा? अविरल धारा कब होगी? जब बहुत सारा पानी निकाल लेंगे आप खेतों के लिए, तो पानी बचेगा नहीं गंगा में। तो हम क्या कह रहे हैं, अविरल धारा कैसे होगी? यदि पानी जो निकाला उसकी एक एक बूंद का प्रयोग कर पाए हम लोग, एक एक बूंद से ज्यादा खेती कर पाए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रत्येक बूंद से अधिक फसल कर पाए। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? अच्छी सिंचाई प्रणाली चाहिए, माइक्रो इरिगेशन चाहिए, ड्रिप सिंचाई चाहिए, जहां एक एक बूंद से हम लोग खेती कर रहे हैं। यानी आने वाले सालों में दीर्घकालिक रणनीति क्या होगी? हमें बढ़ावा देना होगा ड्रिप इरिगेशन को, बढ़ावा देना होगा हमें ऐसी सिंचाई को जो सूक्ष्म सिंचाई है उसको बढ़ावा देंगे, तभी पानी बचेगा, तब पानी बचेगा, तभी धारा अविरल होगी। तो इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, धारा को बनाने के लिए आपको सूक्ष्म सिंचाई पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है सर, यहां तक समझ में आती है बात हमको, यहां कोई समस्या नहीं है। निर्मल धारा हो गई दोस्तों, हो गई आपका काम यहां पर, सूक्ष्म, निर्मल धारा, अविरल धारा। कोई शब्द बचा जो पूछना चाहते हो आप लोग, या मान के चलूं हो गए सारे शब्द जो लिखे थे आपने? वो सब काम के हैं भी नहीं। 21 समावेशी प्लान काम का नहीं भूल जाइए, उसको चर्चा नहीं है। अंतर मंत्रालय से बता चुका हूं, कल हमने बात की थी। मिनिस्ट्री बहुत सारी इन्वॉल्व है, 10 मंत्रालय इन्वॉल्व है गंगा को साफ करने में, गंगा के साथ जुड़े हुए हैं। तो उन सबको एक समूह बना दिया गया यहाँ पर, मंत्रालय बना दिए विशेष रूप से हमने, कल वो भी देखा आपके साथ। लेकिन सरकार लगातार प्रयास कर रही है गंगा के लिए। पीएम साहब की अध्यक्षता में काउंसिल बना दी हम लोगों ने, बहुत सारे काम किए गंगा को साफ करने के लिए दोस्तों। तो ये पॉइंट जो आपकी स्क्रीन पे आए थे 6 मिनट के वीडियो में, आपने देख लिए, क्या सब समझ में आ गया दोस्तों? बटन दबाइए ए का, मैं आगे बढ़ूंगा फिर आपके साथ। बटन दबाइए एक बार ए का, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अविरल बताएं दोस्त, अविरल की बात तो मैं कर रहा था आपसे। अविरल मतलब पानी लगातार बना रखा, समझाया था पूरा मैंने, जीडी अग्रवाल साहब का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, जीआईएस मैपिंग क्या है सर? जीआईएस गंगा में, समझिए गंगा में पाटा कितना चौड़ा है, कहां पानी कितना कम है, कहां पानी नैरो हो जाती है नदी, उसका सैटेलाइट पिक्चर डेटा हो पूरा हमारे पास कि कहां पर कितना पानी स्टोर होता है गंगा के अंदर, जीआईएस मैपिंग करना उसकी। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग तो बात कर चुके हैं ऑलरेडी दोस्तों। जल गुणवत्ता निगरानी आपने सीपीसी पढ़ाया था, मैं तब भी कहा था वाटर निगरानी करते हैं जगह जगह हम लोग, तो वाटर क्वालिटी निगरानी हो रही है यहाँ पर। रिवर फ्रंट का बताया दीपक कुमार, कल नहीं थे क्लास में आप, कल बताया था रिवर फ्रंट मैंने आपको। यहाँ पर सीपीएसयू सरकारी कंपनी को सीपीएसयू कहते हैं दोस्तों हम लोग, सरकारी कंपनी को सीपीएसयू कहते हैं हम लोग, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट। सरकारी कंपनियां होती हैं तो सीपीएसयू कहते हैं दोस्तों हम लोग। बाकी लोग और कुछ हो तो बता दीजिए, रख दीजिए सामने, इससे मैं एक बार बता दूं सारे आपको, क्योंकि मैं तो हटा दिया, वहां से दिमाग में नहीं है मेरे। लेकिन एसपीवी क्या होता है सर? एसपीवी रुचि पूछ रही है, एसपीवी क्या होता है दोस्तों? जब भी कोई काम करने के लिए कोई विशेष कंपनियां बनाते हैं, आप कोई काम करने के लिए विशेष कंपनी तैयार करते हैं, विशेष संस्था तैयार करते हैं, उसे हम कहते हैं स्पेशल पर्पस। इस पर्पस के लिए बनाया गया। जैसे कि दिल्ली मेट्रो चलाने के लिए हम बना दी डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो बना दी हम, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन। तो डीएमआरसी क्या है? एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो दिल्ली मेट्रो के लिए पैसा इकट्ठा करेगी, दिल्ली मेट्रो को चलाने में मदद करेगी। तो स्पेशल पर्पस होता है विशेष काम के लिए बनाई गई कंपनी। ठीक है सर,
अब ग्राउंड वाटर भूजल की बात होगी तो उस भूजल तो बढ़ेगा ना यार, पानी बचेगा, वृक्षारोपण करेंगे, आप रेत को उत्खनन होने से रोकेंगे तो बढ़ेगा ग्राउंड वाटर, सामान्य बात है सर। चाहिए, ठीक है सर। चलिए दोस्तों, सीपीएसयू फिर पूछ रहे हैं, बताया उस सीपीएसयू मैंने आपको सरकारी कंपनियां होती हैं। चलिए, मानता हूं सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं हमको यहां पर सर, सारी बातें हमको स्पष्ट हो चुकी हैं, ठीक है। सीएटीपी क्वेश्चन दो, सीएटीपी जो होता है बताया था आपको ने, इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जो औद्योगिक कचरा निकलता है ना, औद्योगिक कचरा से बोलते हैं इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट, कल लिखवाया था मैंने आपको शब्द, ये आपने ध्यान देखा हो, 8 पिलर लिखवाए थे, उसमें एक पिलर था इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जो औद्योगिक कचरा निकलता है उसको ट्रीट करने के लिए प्लांट होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, एसपीवी इकोनॉमी का शब्द दोस्तों इकोनॉमी पढ़ लीजिएगा, बाकी बता देंगे सर आपको वहां पर, मेरा काम यहां पर अभी है। एसपीवी बनाई जाती है, विशेष कंपनी होती है जिसका काम होता है विशेष प्रोजेक्ट के लिए पैसे इकट्ठा करना। अब सबके हो चुके हैं दोस्तों, मान के चलूंगा मैं आगे बढ़ सकता हूं सीधा यहां से, इसमें कुछ विशेष काम नहीं करना, कुछ सरकार क्या प्रयास कर रही है वो मैं लिखवा रहा हूं आपको यहां पर। इसके अलावा दोस्तों 21 इशू काम के नहीं छोड़ दिए, मैं पहले कहा 21 इशू काम के नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा 21 सर्व से समावेशी प्लान आपको याद नहीं करना है, वो आपके काम का नहीं है। चलिए, हमारा काम का टॉपिक बचता है सर यहां पर अब जो समझने के लिए, सरकार ने गंगा को बचाने के लिए और क्या काम किया है। सुनिए दोस्तों आराम से अब, और क्या काम किया है, ध्यान सुनिएगा। चलिए, अब 21 पॉइंट के बाहर आज हम लोग क्या क्या प्लान कर रही है सरकार, जैसे कि डॉल्फिन को हमने क्या किया है सर, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है, डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है हमने डॉल्फिन को, ठीक है। और अब मिशन डॉल्फिन चालू कर दिया हम लोगों ने, मिशन डॉल्फिन चालू कर दिया दोस्तों, बचाने का हमने काम शुरू कर दिया है। डॉल्फिन, मिशन डॉल्फिन स्टार्ट हो चुका है हमारे यहाँ पर 2020 से 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा की थी इस साल पीएम साहब ने, और मिशन डॉल्फिन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों हमारे यहाँ पर, ठीक है। याद रखिए, डॉल्फिन के लिए देश का एकमात्र सेंचुरी, या एकमात्र मैं कहूँगा आपसे यहाँ पर अभ्यारण्य कहाँ बना है, भागलपुर में आता है ये दोस्तों, ये तो ये आपका जो है विक्रमशिला, बिहार के में विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बना हुआ है दोस्तों, जो एकमात्र अभ्यारण्य है डॉल्फिन के लिए देश के अंदर। इसके अलावा डॉल्फिन पर रिसर्च करने के लिए रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं देश में जगह जगह सर, पटना में रिसर्च सेंटर बनाया गया, इस प्रकार का एक रिसर्च सेंटर बनाया गया पटना के अंदर जो डॉल्फिन पर रिसर्च करेगा, ठीक है। चलिए, ये काम की बातें दोस्तों। और क्या कर रहे हैं गंगा को बचाने के लिए, गंगा को बचाने के लिए दोस्तों हमने एक वृक्षारोपण अभियान चालू किया है, गंगा को बचाने के लिए हमने एक वृक्षारोपण अभियान स्टार्ट किया दोस्तों, ठीक है। ऐसा आप देख रहे हैं स्क्रीन में संग यहाँ पर, गंगा वृक्षारोपण अभियान, नमामि गंगे के तहत गंगा वृक्षारोपण अभियान लॉन्च किया है। तो देश के अलग इलाकों में पेड़ लगाए जा रहे हैं, जहाँ 10 लोग मिलकर एक पेड़ लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर अपनी साइड में, 3, 6, 7 और 5-6 बच्चियाँ नीचे बैठी हैं, 7 बच्चियाँ नीचे बैठी हैं, 15 लोग मिलकर एक छोटा सा पेड़ लगा रहे हैं, 5 लोग पोस्टर पकड़े हुए हैं, और पीछे पेड़ लगा, आप देखें बैनर लगाए गए हैं, और 15-20 लोग और खड़े हैं यहाँ पर एक पेड़ लगाने के लिए। तो ठीक है सर, एक पेड़ लगाने के लिए गुरप्रीत टोटेजा जी, मैं एक बार मना कर दिया, 21 पॉइंट काम के नहीं है तो नहीं है, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए मुझे लगता है। आपको इतना जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ इतना नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा दोस्त, बहुत अच्छा रहेगा। 21 पॉइंट घूम के आपके देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे, यही मैं जो लिखवा रहा हूँ सारी बातें आपको, ठीक है ना, बिल्कुल परेशान मत होइए, अगर मैं समझा रहा हूँ आपको समझ लीजिए प्लीज। चलिए, वृक्षारोपण अभियान की बात कर रहा हूं दोस्त मैं आपसे यहाँ पर, वृक्षारोपण अभियान आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हम लोग कर रहे हैं गंगा वृक्षारोपण अभियान हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है सर। और क्या कर रहे हैं हम लोग, और क्या, नमामि गंगे की बात करें, और क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, नमामि गंगे के तहत गंगा ग्राम की स्थापना की हम लोगों ने दोस्तों, गंगा ग्राम की स्थापना की हमने बात की थी कल आपके साथ, वनीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई विशेष काम नहीं है सर। इसके अलावा ठीक है, देश में 28 रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, गंगा नदी पर 28 रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, तटों को बेहतर किया गया है, उसके तटों को उसके लोग आ सके वहां पर, टूरिज्म कर सके वहां पर, 28 रिवर फ्रंट डेवलप किए गए हैं सर। ये काम गंगा के लिए किया जा रहा है, गंगा के लिए काम किया जा रहा है, 28 रिवर फ्रंट डेवलप किए गए हैं सर हम लोगों द्वारा। इसके अलावा और क्या कर रहे हैं सर, बताया मैंने, डॉल्फिन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, काम कर लिया आपने। अच्छा, एक काम और कीजिएगा, गंगा के जो आसपास जो बायोडाइवर्सिटी पनपती है उसे सुरक्षित करने के लिए हम 5 बायोडाइवर्सिटी सेंटर तैयार कर रहे हैं। जी हाँ,
5 बायोडाइवर्सिटी सेंटर हम तैयार कर रहे हैं। लोकेशन याद रखिए, पीडी में आ सकता है। गंगा को सुरक्षित, गंगा की जैव विविधता को बचाने के लिए देहरादून, नरोरा, इलाहाबाद, वाराणसी और बैरकपुर में 5 जैव विविधता केंद्र बनाए जा रहे हैं। 5 जैव विविधता केंद्र बनाए जा रहे हैं दोस्तों। इस काम के लिए 5 जैव विविधता केंद्र तैयार किए जा रहे हैं, जिससे हम लोग गंगा की जो जैव विविधता है उसका संरक्षण हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो गंगा की जैव विविधता को सुरक्षित करने के लिए, बाकी बताया मैं डॉल्फिन के लिए तैयार चल रहा है कार्यक्रम, डॉल्फिन की बात मैंने कर दी आपके साथ। ठीक है, तो जैव विविधता जो गंगा में पनप रही है उसको बचाने के लिए 5-5 जगह रिसर्च हो रही है, 5-5 जगह ये काम चल रहा है। ठीक है सर, और क्या हो रहा है? और क्या हो रहा है? सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो गई सर आपके साथ, इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये है मिशन क्लीन गंगा। ये है दोस्तों आपका यहाँ पर गंगा के बारे में बातें। चलिए, तो ये कुछ खास नहीं है। चलिए, हम लगा दिए, सारे काम हो गए हमारे ये। इसके अलावा कई देशों की सहायता ली गई है दोस्तों। कई देशों की सहायता ली गई गंगा को साफ करने के लिए। जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, कई देश सहायता कर रहे हैं गंगा को साफ करने में हमारी। जापान, ब्रिटेन, गंगा आदि देश मदद कर रहे हैं, गंगा नदी को साफ करने में हमारी मदद कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर ये इनके नाम भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, ब्रजेश कुमार कह रहे हैं सर रिवर सरफेस क्लीनिंग, कल क्लास में नहीं थे क्या आप लोग दोस्तों? कल मैं समझाया था रिवर सरफेस क्लीनिंग, ऊपरी को ऊपर साफ करना, नदी को ऊपर को साफ करना, नदी को हम कहते हैं रिवर सरफेस क्लीनिंग। ऊपर से साफ करना, ऊपरी सतह को साफ करना, समझाया था मैंने कल आपको दोस्तों यहाँ पर ये। चलिए, क्या हम लोग बता पाएंगे? ए पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। बताइए दोस्तों, ए टाइप करके सब कुछ ठीक है हमारे बीच में, सब कुछ ठीक हो गया है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब मैं आऊंगा नमामि गंगे की चुनौतियों पर आपके साथ। क्या सब कुछ ठीक है? फटाफट टाइप करेंगे ये दोस्तों, फिर आगे बढ़ता हूं मैं आपके साथ यहाँ पर। सुशांत, ओके, ए आ गया सुशांत की ओर से। बाकी लोग बता दोस्तों मुझे ABC लिख के। लक्ष्मी, ओके, ए, ओके, रुचि, फिरोज। घाट का निर्माण कैसे? मतलब घाट दोस्त क्या होते हैं? सीढ़ियां होती हैं, घाट होता है, आपने देखे होंगे घाट बने, घाटी बने मेरे पीछे। ये इनका निर्माण करना, इनको साफ करना, कुल मिलाकर गंदगी ना फेंकी जाए यहाँ पर। ठीक है, ओके अजीत, आपको समझ में आ गया। चलो, बहुत बड़े सबको समझ में आ रहा है। पंकज, ध्रुव, सच्चिदा, दीपक, चलो सबको आ गया। मैं मान करता हूँ यहाँ तक हमारी सहमति हो गई है। इसके बाद जो सहमति बनाएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारे पास गंगा, नमामि गंगे समक्ष चुनौतियां क्या हैं, चैलेंजेस अगेंस्ट नमामि गंगे कार्यक्रम। दोस्तों आइए बात करते हैं नमामि गंगे चुनौतियां क्या हैं दोस्तों, ढूंढेंगे आपके साथ नमामि गंगे की चुनौतियां क्या हैं। आइए दोस्तों, क्या चुनौतियां हैं नमामि गंगे की। चलिए, प्रैक्टिकल समझिएगा, प्रैक्टिकल बातें देखेंगे हम लोग आपके संग, चुनौतियां क्या आने वाली नमामि गंगे को लेकर दोस्तों। चलिए, एक बड़ी समस्या नमामि गंगे के सामने जो हम देख रहे हैं, लगातार 7 साल से प्रयास हो रहे हैं कहने को, लेकिन गंगा तो प्रदूषित कम नहीं हो रही, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है गंगा के अंदर। यानी कहीं ना कहीं जो किया जा रहा है, जो इंप्लीमेंट हो रहा है, उसमें काफी अंतर आ रहा है। चैलेंजेस आखिर हैं क्या सर? पहली बात, आपको याद है दोस्तों, हमने कहा था देश के IIT को काम दिया गया रिपोर्ट तैयार करने के लिए। IIT कानपुर की अध्यक्षता में देश के 8 IIT बनाए गए, कुल मिलाकर जोड़े गए 8 IIT, उनको काम दिया गंगा पर रिपोर्ट तैयार करने का। जी हाँ, रिपोर्ट जारी कर दी उन्होंने अपनी, और दे भी दी मंत्रालय को। और उनका कहना है भैया गंगा की सफाई में लगेंगे कम से कम 15 साल। ठीक है, और पैसा चाहिए 5 लाख करोड़ रुपए, तब होगी गंगा साफ। ये तकनीकी रिपोर्ट है, ऑनलाइन रिपोर्ट पड़ी है, जाके पढ़ सकते हैं आराम से। देश के टॉप एक्सपर्ट जो हैं, जो टॉप हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उनकी मानना है गंगा को साफ करने 15 साल लगेंगे, और यहां पर 5 लाख करोड़ की आवश्यकता है। तो क्या हम इतना समय दे रहे हैं, क्या हम इतना बजट दे रहे हैं गंगा को साफ करने के लिए? बड़ी चुनौती है, आपको समझ में आना चाहिए। ना तो पैसा दिया है हमने, 20,000 करोड़ देके छोड़ दिया। कितना चाहिए? 5 लाख करोड़। कितना दे रहे हैं? 20,000 करोड़। तो फंड बहुत कम दे रहे हैं। और दूसरी बात, समय जो हम दे रहे हैं 4 से 5 साल गंगा को साफ करने का, यह अपर्याप्त है। गंगा को साफ करने में समय लगेगा। ठीक है सर, पहली बात। और चुनौती क्या है? जो गंगा काउंसिल बनाई गई है, नेशनल गंगा क्लीन गंगा काउंसिल, नेशनल क्लीन गंगा काउंसिल बनाई गई है दोस्तों, जिसके अध्यक्ष PM साहब होते हैं, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके मेंबर होते हैं। उसकी बात करें तो ये दोस्तों याद रखिएगा, ये जो कार्यक्रम है अपने आप में, इसमें पॉलिटिकल इशू देख रहे हैं लगातार हम लोग।
इसके पहले जब अखिलेश सरकार थी तो अखिलेश पार्टिसिपेट नहीं करते थे, अब ममता दी पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं आजकल साथ में सरकार के। पहले नीतीश सपोर्ट नहीं करते थे, अब नीतीश आके बैठने लगे मीटिंग के अंदर। ये लगातार हम देखें पॉलिटिकल डिस्टेंस रहती है यहाँ पर, जिसके चलते मुश्किल होता है इस समूह का काम कर पाना। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोधाभास हमको दिखता है इस स्वच्छ गंगा परिषद के अंदर। ठीक है सर, और क्या इशू है सर, इस चुनौती क्या है गंगा के सामने? आपको ये मानना पड़ेगा गंगा पे सफाई सब कर लेंगे आप, लेकिन गंगा पर जनसंख्या का लगातार बोझ बढ़ रहा है और ये बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, उस पर कहीं चर्चा नहीं है। गंगा पर जो जनसंख्या का बोझ है ये और बढ़ रहा है। नदी कितना बोझ सहेगी यार, आप कितने प्लांट लगा दीजिए, आप कितना साफ कर लीजिए, अगर नदी में जनसंख्या का बोझ होगा तो नदी साफ नहीं कर पाएंगे, गंदगी जाके गिरेगी नदी के अंदर। तो पॉपुलेशन प्रेशर जो है उसके ऊपर, जनसंख्या का बोझ जो है उसकी चर्चा इस पूरे कार्यक्रम में नहीं की गई है। नो डाउट एक बड़ा इशू है अपने आप में, इसकी चर्चा पूरे कार्यक्रम में कहीं भी नहीं है। जनसंख्या कितनी अधिक है उस गंगा के ऊपर, 40 करोड़ सरकार मानती है। समझ सकते हैं बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी, ये राज्य गंगा पर निर्भर करते हैं। समझ सकते हैं आप क्या हाल होगा गंगा का। इसके अलावा नमामि गंगे कहता तो पूरी बात है कि हम साफ करेंगे, ट्रिब्यूटरीज को भी साफ करेंगे, इसकी सहायक नदियों को भी। आपने पूरा मिशन सुन लिया, 6 मिनट की वीडियो सुन ली, कहीं भी नाम सहायक नदियों का नहीं आया। यानी अभी फोकस किस पर है, केवल पहले गंगा को साफ करने का। लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि गंगा से ज्यादा गंदी उसकी सहायक नदियां हैं। यमुना की बात कर लीजिए, यहां पर आए दिन मुश्किलें आती रहती हैं, जहां पर ई कोलाई की मात्रा 16 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। तो ऐसे में आपको लगता है गंगा साफ हो जाएगी, बाकी नहीं होगा, तो आपको सबको एक साथ साफ करना होगा। इसमें एक काम से नीचे गंगा साफ हो गई, बाकी छोड़ दिया आपने, सबको एक साथ साफ करना होगा। यहाँ पर कंप्रेहेंसिव प्लान तैयार करना होगा। अभी सरकार केवल गंगा फोकस कर रही है, गंगा की सहायक नदियों पर फोकस अभी नहीं है सरकार का। निश्चित तौर पर एक समग्र योजना की आवश्यकता है जो गंगा और उसकी सहायक नदियों को एक साथ देखती हो, एक नेटवर्क के रूप में देखती हो। अभी हम गंगा को अलग मान रहे हैं, बाकी सहायक नदी को अलग मान रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको साफ करना है तो सबको एक साथ एक क्षण साफ करना होगा। इसके अलावा सर और क्या चुनौती है गंगा के सामने यहां पर? अब यहां पर हम मदद दे रहे हैं फ्रांस की, जर्मनी की, जापान की, ब्रिटेन की। अब ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन की कंपनियों को अनुभव है अपनी थेम्स नदी, उनके यहाँ टेम्स नदी बहती है लंदन से होकर, उसको साफ करने का अच्छा अनुभव है उनके पास। ठीक है, जर्मनी में नदी बहती है, फ्रांस में सीन नदी बहती है, उनको साफ करने का अनुभव है। आप एक बहुत सीधी बात करें, क्या थेम्स नदी को साफ करने की तकनीक गंगा में चल पाएगी? क्या वो कंपनी यहां सफल हो पाएगी? क्या मॉडल वो अपना पाएंगे हम लोग यहां पर? बहुत सीधी बात है, वो मॉडल काम नहीं करेगा। हमें एक लोकल मॉडल चाहिए अपने लिए, जो हम जानते हैं, हमारा जो ज्ञान है, हमारे जो गांव वालों का ज्ञान है, हमारी जो जनजातियों का ज्ञान है, हमारा जो परंपरागत ज्ञान है गंगा के बारे में, उसको हमें यूज करना होगा। गंगा की जो औषधीय गुण जो जल वाला है उसको समझना होगा दोस्तों। गंगा का पानी अपने आप को साफ कर लेता है, ये दुनिया जानती है। गंगा के अंदर बैक्टीरिया, उस पानी को, उसके अंदर बैक्टीरिया जो पनपते हैं वो उसकी गंदगी को साफ कर सकते हैं। बस आप पानी छोड़ दीजिए, गंगा में फ्री फ्लो होने दीजिए पानी का, गंगा अपने आप को साफ कर लेगी। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? तो निश्चित तौर पर दो चीजें आती हैं। एक तो अविरल धारा कहने को है, लेकिन इतने बांध बना दिए हैं कि अविरल धारा नहीं रह गई है, और उसके ऊपर विदेशी कंपनियों को आप ला रहे हैं जिनका अनुभव केवल छोटी मोटी नदियों को साफ करने का है। गंगा का एक अलग नेटवर्क है, एक बड़ी नदी है जहां आपको स्थानीय समाधानों की आवश्यकता पड़ सकती है। लोकल आपको कम्युनिटी चाहिए, लोकल यहाँ पर विकास चाहिए। यहाँ पर दो बातें जोड़ सकते हैं। यहाँ पर अविरल धारा के सामने चुनौतियां हैं, क्योंकि बहुत सारे बांध बन गए हैं, डैम बन रहे हैं या बन चुके हैं, उनको घाटा हो जाएगा। इसके अलावा सर यहाँ पर लोकल सॉल्यूशन की आवश्यकता है हमको। यहाँ पर बड़ी कंपनी की जगह हमको लोकल ज्ञान की आवश्यकता ज्यादा पड़ने वाली है गंगा को साफ करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या चाहिए? गंगा की चुनौतियां क्या आ रही हैं सर गंगा के सामने? अंतर मंत्रालय समन्वय हो गया, ठीक है, जनसंख्या का बोझ हो गया। बाकी लास्ट पॉइंट बोल सकते हैं समझने के लिए, वो है क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन हो रहा है। पूरे इस नमामि गंगे में ना, पूरे पॉइंट सुन लिया आपने, पूरी कहानी सुन ली, कहीं भी एक शब्द नहीं आया जलवायु परिवर्तन पर। क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं ऊपर तेजी से, गंगोत्री गौमुख पीछे हटता जा रहा है समय के साथ, लगातार गंगा का उद्गम स्तर पीछे हटता जा रहा है समय के साथ, वो ग्लेशियर पिघल रहा है। आने वाले सालों में उसका ग्लेशियर खत्म हो जाए तब क्या होगा? तो अब जब साफ कर रहे हैं गंगा को, तो कंप्रेहेंसिव प्लान तैयार करें कि क्लाइमेट चेंज होने पर हम लोग क्या विकल्प की ओर जा सकते हैं। हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हम इस पानी को कैसे यूज करें, हमें चिंता होनी चाहिए। लेकिन नमामि गंगे में कहीं भी जलवायु परिवर्तन की चर्चा नहीं की गई है। तो मुझे लगता है एक पॉइंट यहाँ छूट सकता है, वो एक क्लाइमेट चेंज के प्रभाव का अध्ययन नहीं किया गया है, इसके प्रभाव का आकलन नमामि गंगे में नहीं किया गया है। हो भाई दोस्त, यहाँ पर 7-8 पॉइंट मिल गए आपको चुनौतियों के लिए
क्या यहां तक बात समझ में आ रही है दोस्तों को? ये तो 7-8 पॉइंट हैं अपने पास चर्चा करने के लिए, या लिख सकते हैं आराम से, चुनौतियां थी ये गंगा के समक्ष जो आने वाली हैं। उम्मीद करेंगे सरकार ध्यान देगी इन पर, उनको दूर करने का प्रयास करेगी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ। तो ये है गंगा नदी की बात। सवाल देखते हैं दोस्तों कुछ आपके साथ, कुछ सवाल देखेंगे गंगा पर आपके साथ। ओके अब सोचिए 2013 में सवाल पूछा है दोस्तों, 2013 का सवाल है ये। उस साल जल नीति आई थी हमारी एक, भारत की राष्ट्रीय जल नीति की परिगणना की। जो साल नई पॉलिसी आई थी, वाटर पॉलिसी आई थी 2013 में, पीटीएम दोनों का क्वेश्चन आया था इस पर। ठीक है, छोड़ दीजिए। गंगा नदी को उदाहरण लेते हुए नदियों के जल के प्रदूषण नियंत्रण और प्रबंधन के लिए अंगीकृत की जाने वाली रणनीति की विवेचना कीजिए। स्ट्रेटजी क्या है हमारे लिए, स्ट्रेटजी क्या है? सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का 3 पार्ट में बढ़ा था क्वेश्चन। पहला जल नीति पूछ लिया, हटाइए। दूसरा पार्ट है गंगा नदी को साफ करने के लिए क्या प्रदूषण कैसे कंट्रोल करेंगे और प्रबंधन क्या, रणनीति क्या हो गंगा नदी को साफ करने की आपकी। ठीक है, और तीसरा पार्ट कुछ और था, वो काम का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था गंगा नदी से जुड़ा हुआ। गंगा नदी को साफ करना है या अजय नदी को साफ करना है तो रणनीति क्या होनी चाहिए गंगा को साफ करने की, ये क्वेश्चन आया सर। ठीक है, 14 की बात करें, 14 में क्वेश्चन नहीं आया। 15 की बात करें, 15 क्वेश्चन देखिए तो 15 में क्या क्वेश्चन आया दोस्तों आपके लिए? 15 में क्वेश्चन आया नमामि गंगे और स्वच्छ गंगा का राष्ट्रीय मिशन जो है ये, इससे कार्यक्रम, इससे पहले के जो कार्यक्रम चल रहे थे इनके मिश्रित परिणामों के कारणों पर चर्चा करें। आखिर क्यों ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं? मिश्रित परिणाम हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। कारण क्या है इसके, आखिर ये सफल क्यों नहीं हो पाते? ये क्वेश्चन फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ, गंगा नदी के संरक्षण में कौन सी प्रमात्र छलांगें, कौन सी क्वांटम लीप, कौन से बड़े काम कर रहे होंगे जिससे गंगा साफ हो सके। तो बड़ा काम सबको शामिल करना, नमामि गंगे में सबको शामिल करो यार, पैसा जारी करो, कोऑर्डिनेशन करो, नहीं करोगे नहीं होगी गंगा साफ। आपको बड़ा काम करना पड़ेगा, सब सारी नदियों के साथ लेना पड़ेगा, बड़ा पैसा जारी करना पड़ेगा, आपको यहां पर मंत्रालय का समन्वय करना पड़ेगा। पॉलिटिकल कितनी भी राइवलरी हो, लेकिन जब तक वो साथ नहीं आएंगे तब तक गंगा साफ नहीं होगी। जवाबदेहिता तय नहीं होगी तब तक गंगा साफ नहीं होगी। जब तक कानून नहीं होगा, कानून के दंड का डर नहीं होगा, तब तक गंगा साफ नहीं होगी। बहुत सारे काम और करने पड़ेंगे हमको, जोड़ सकते हैं आप लोग आराम से उसके अंदर। तो ये दोस्तों क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं आपको यहां पर? ये ठीक है, हो पाएगा दोस्तों? ये बताइए मुझे आराम से। आगे बढ़ जाएंगे फिर हम यहां से सीधे। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन आराम से? उम्मीद कर रहा हूं आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है ये। फिर मात्र छलांग, बड़ी छलांग करनी पड़ेगी हमको, बड़ा छलांग लगानी पड़ेगी दोस्तों यहां पर, तब बात बनने वाली है। चलिए, सबको समझ में आ गया है? ओके, ये हुआ दोस्तों नदी प्रदूषण की बात। नदी के जल के पॉल्यूशन क्या होते हैं। जल प्रदूषण ऑलमोस्ट खत्म पर है। आरओ बता चुका हूं दोस्तों मैं आपको, यूवी तकनीक बात हो चुकी है, आरओ प्लस यूवी की बात हो चुकी है आपके साथ। उस पर एनजीटी ने क्या आदेश दिया मैं आपको चर्चा कर चुका हूं, यानी कि घर में हम जो तकनीकें प्रयोग करते हैं उसकी बात हम लोग आपके साथ कर चुके हैं। चलिए, यहां खत्म होता है हमारा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और अब खत्म हुआ हमारा जल प्रदूषण। आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ, आगे चलेंगे हम लोग यहां से अब अगले पॉइंट पर, या आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक दोस्तों समझने के लिए, सॉइल पॉल्यूशन की बात बाद में करूंगा आपके साथ, बाद में चर्चा होगी सॉइल पॉल्यूशन पर, क्योंकि फरवरी सेकंड वीक में रिपोर्ट आने वाली है। मैं चाहूंगा रिपोर्ट आ जाए, चर्चा करूंगा तब मैं जोड़कर आपके साथ। राष्ट्रीय मृदा संस्थान जो हमारा है वो रिपोर्ट जारी करता है फरवरी सेकंड वीक में, इस साल भी आएगी, और एक आध जो क्वेश्चन बनेगा वहीं से बनेगा आपके लिए। ठीक है, पहले हम बात कर लें कुछ और, तब तक आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ से टॉपिक अगला लेंगे दोस्तों आपके साथ, वो है हमारा ठोस
अपशिष्ट प्रबंधन, या बात रहा हूं दोस्तों वेस्ट मैनेजमेंट पे आ रहा हूं आपको लेकर मैं। और वेस्ट मैनेजमेंट 6 प्रकार के पढ़ने हैं दोस्तों आपको मेरे साथ, यहां पर 6 पढ़ने हैं हमको, 6 पढ़ने हैं हमको दोस्तों। अटल भूजल मिशन दोस्तों ये जुड़ेगा आपका जाकर ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है ना। भूजल मिशन है केवल, वो पर्यावरण काम नहीं है, पानी बचाने की बात है, पानी को स्टोर करने की बात है, जल संरक्षण की बात है। एक प्रकार से वो पर्यावरण की बात कम है, बेसिकली ज्योग्राफी की बात ज्यादा है। बता दूंगा आप चाहेंगे तो, कभी इससे मुश्किल काम नहीं है, बहुत सारे मिशन हमारे देश में चलते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम बात करेंगे आपके साथ 6 अपशिष्ट प्रबंधनों के करके 6 पढ़ने प्रबंधन मैनेजमेंट हमको, वेस्ट मैनेजमेंट। पहला लेंगे आपके साथ दोस्तों, बड़ा है जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। हेडिंग बनाएंगे दोस्तों ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पहला टॉपिक आपके संग दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट में हमें 6 पढ़ने हैं दोस्तों, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट, संकटकारी तत्व वेस्ट मैनेजमेंट, और निर्माण एवं विध्वंस वेस्ट मैनेजमेंट, निर्माण एवं विध्वंस, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट। ये 6 पढ़ने दोस्तों आपके साथ। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, हर साल क्वेश्चन आता रहा है, आता रहेगा, लगभग इससे भी क्वेश्चन आ चुका है आपका दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन मेंस में आ चुका है, नहीं आया है, प्लास्टिक वेस्ट से नहीं, मेंस में नहीं आया है, ई वेस्ट से मेंस में आ चुका है, इससे मेंस में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 7 सालों में। प्री के स्तर पर इससे कई क्वेश्चन आ चुके हैं, इससे कई क्वेश्चन आ चुके हैं, इससे कई बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इससे क्वेश्चन नहीं आया पीटी में, इससे क्वेश्चन आ चुका है, इससे भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो मुझे लगता है दो बचे हैं आपके, ये और ये आपके इस साल आपके लिए काम के रह सकते हैं। खासकर ये बहुत चर्चा में दोस्तों इस बार, बायोमेडिकल वेस्ट, कोरोना के बाद ये चर्चा में है। राहुल कह रहे हैं सर मृदा प्रदूषण, राहुल सुना नहीं दोस्त, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर बाद कि मृदा प्रदूषण पर रिपोर्ट आएगी फरवरी 2nd वीक में मृदा संस्थान की, जिसके बाद मैं चर्चा करूंगा। कहाँ क्या कर रहे हो राहुल, सुनते नहीं हो क्लास के अंदर, बोला मैंने आपको बकायदा, तो मैं चर्चा करूंगा फरवरी 2nd वीक में ना, चिंता खत्म मत करो बिल्कुल। रिपोर्ट आएगी तो मालूम पड़ेगा नया क्या आ रहा है, नया जोड़ना जरूरी है। चलिए ओके, पहली चर्चा होगी दोस्तों आपके साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। क्या समझते हैं इससे हम लोग, और क्या समझते हैं इससे दोस्तों बात करें आपके साथ। कुल मिलाकर कौन सा कचरा, कौन से कचरे की बात हो रही है। ठोस अपशिष्ट, आपके घर से निकलता है जो वेस्ट, कूड़ा करकट आपके घर से निकलता है, आपके किचन से निकलता है जो वेस्ट वो आएगा, कहीं आपके ऑफिस से निकलता है, सड़कों से निकलता है, मॉल से, दुकानों से निकलता है, मार्केट से निकलता है, वो आएगा इसके अंदर। कुल मिला के कोई भी कचरा जिसमें आप समझ सकते हैं सामान्य घर का कचरा, घरेलू कचरा शामिल हो सकता है सर ये कचरा, ये है सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट, ठीक है। इसको बांटते हैं हम दोस्तों मुख्यतः 2 भागों में, मुख्यतः 2 भागों में, 3 हो सकते हैं। मुख्यतः 2 मतलब सर गीला कचरा और सूखा कचरा, हिंदी में कहें तो गीला और सूखा, इंग्लिश में कहें तो वेट एंड ड्राई। क्या मतलब है सर गीला और सूखे का दोस्तों, एक ऐसा कचरा, एक ऐसा ठोस कचरा जो समय के साथ अपघटित हो जाएगा, समय के संग खत्म हो जाएगा, बायोडिग्रेड कर जाएगा, जैव अपघटित हो जाएगा। सब्जी का छिलका हो या सड़ा गला खाना है, फेंक दिया आपने, खराब हो गया तो खाना फेंक दिया, कुछ फूड वेस्ट फेंक दिया आपने, कुछ छिलके फेंक दिए, कुछ फल की गुठली फेंक दी आपने, ये सब समय के साथ डिकम्पोज हो जाएगी, समय के साथ ये अपघटित हो जाएगी। ये कचरा गीला कचरा है, ये वेट कचरा है, ठीक है। तो मैं अपनी भाषा में कहूँ जैविक कचरा या ऑर्गेनिक वेस्ट, या मैं अपनी भाषा में कहूँ तो जो आपके इसमें जीवन था कभी, वो सारा वेस्ट क्या है सर आपका ऑर्गेनिक वेस्ट, जैविक कचरा, या इसको बोल सकते हैं आप वेट वेस्ट या गीला कचरा। सूखा क्या है सर, सूखा कागज हो सकता है, पन्नी हो सकती है, पॉलिथीन आपके निकल रही है, रबड़ निकल रही है, कुछ कांच का टुकड़ा हो सकता है, कोई भी चीज जो आपके घर से निकल रही है बाहर, जो पानी नहीं है या जिसमें जीवन नहीं था, जिसमें कोई अपघटन नहीं होगा लंबे समय तक या खराब नहीं होगा लंबे समय तक, उसे हम कहते हैं दोस्तों सॉलिड ड्राई वेस्ट। ड्राई ने सूखा कचरा है, ठीक है। चलिए सर अच्छी बात है। अब इसके अलावा मैंने कहा 2 मुख्यतः होते हैं, तीसरा भी होता है आजकल। तीसरे कचरे को हम लोग बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, जैव कचरा।
मेडिकल वेस्ट या बायोमेडिकल वेस्ट, इसे जैव कचरा इसलिए बोल रहा हूँ, घर से भी निकलता है। हाँ, उस दवाई की पॉलिथीन फेंक दी, आप दवाई की पन्नी फेंक दी कोई आपने, दवाई की शीशी फेंक दी कोई आपने, पुरानी एक्सपायर हो गई है, कोई आपने अपना सैनिटाइजर फेंक दिया, पीपी किट फेंक दिया आपने, वॉट एवर आप भी अपने घर से जैविक कचरा निकालते हैं। कोई डायपर निकल रहा है, सैनिटरी पैड्स निकल रहे हैं, घर से निकलते हैं वो कचरे आपके, तो वो भी कहाँ कचरे डब्बे में जा रहे हैं, ना वो गीले हैं ना वो सूखे हैं, उसे हम कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। क्योंकि उसमें इंसानी रक्त हो सकता है, इंसानी कोशिकाएं हो सकती हैं, इंसान का संक्रमण हो सकता है, उसके अंदर वायरस पहुंच जाए वो इंसान के द्वारा, दवाइयां हो सकती हैं नुकसान कर दें केमिकली, तो उसको अलग मान के चलते हैं। ठीक है, जैविक कचरा है। ठीक है सर, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब आइए, ये तो 3 कचरा याद रखिएगा। पहली सिंपल सी बताइए दोस्तों मुझे आप लोग कि कचरा बढ़ क्यों हो रहा है, हमारे आसपास प्रबंधन क्यों जरूरी हो गया है, कचरे के पहाड़ बनते जा रहे हैं, आखिर कचरा बढ़ क्यों रहा है, ढूंढने का प्रयास करते हैं दोस्तों। फटाफट सुनेंगे। टॉपिक पहला नंबर है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। पहला टॉपिक, क्यों बढ़ रहा है सॉलिड वेस्ट, आखिर ढूंढने का प्रयास करेंगे वाई, क्यों बढ़ रहा है सॉलिड वेस्ट, क्यों मैनेजमेंट जरूरी है इसका, क्यों बढ़ रहा है कचरा। सर आप सोच सकते हैं, ऐसे सोचिए, आराम सोचिए, देखें जरा, कुछ पॉइंट निकाल लीजिए। क्यों बढ़ रहा है, खुद से पूछिए अपने से। आखिर पहले आप एक कचरे का डब्बे में इतना कचरा जाता था केवल, और आज कचरे के डब्बे में ऊपर तक भर के, मतलब बाहर गिरता रहता है कचरे का डब्बा, इतना कचरा जाता है इसके अंदर, यानी कचरा बढ़ रहा है। कचरा क्यों बढ़ रहा है, क्यों? आपकी जीवन शैली में आ रहे बदलाव। जी हाँ, आज हम लोग ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते हैं जो नॉन रिसाइकलेबल हैं, या ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं। ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करेंगे ज़्यादा वेस्ट निकलेगा, यानी जीवन शैली लगातार बदल रही है। जी हाँ, पहला लाइफ है लाइफ साइकिल, लाइफ स्टाइल का बदलना, जीवन शैली का बदलना। आज हम ज़्यादा वस्तुएं प्रयोग करते हैं, जितनी वस्तुएं प्रयोग करेंगे उतना उसका वेस्ट निकलेगा। ठीक बात है सर। दूसरा, आबादी बढ़ रही है, लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है सर, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ रही है। आबादी ज़्यादा मतलब कचरा ज़्यादा, बहुत सीधी बात है सर, आबादी बढ़ रही है। ठीक है सर। इसके अलावा सर शहरीकरण बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, और शहरों में कचरा ज़्यादा निकलता है, बस मानी हुई बात है दोस्तों ये। तो शहरीकरण बढ़ रहा है, तो बढ़ता हुआ शहरीकरण चिंता का विषय है, ये कचरे को बढ़ा रहा है सर, लगातार कचरा बढ़ रहा है यहाँ पर। इसके अलावा अनियोजित बस्तियां, स्लम एरिया अपनी भाषा में कहा जाए तो स्लम एरिया कचरे को बढ़ाती हैं सर। स्लम बस्तियां कचरे को बढ़ाती हैं क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट की पर्याप्त जगह नहीं होती है, कचरा खुले में जाता है, नालियों में जाता है और मुश्किलें करता है सर। ठीक है। इसके अलावा और क्यों बढ़ रहा है कचरा, को यूजर हमारे कह रहे हैं सुशांत, मोस्ट ऑफ थिंग्स यूज वन टाइम यूज, नॉन रिसाइकलेबल हैं, वन टाइम यूज वाली चीजें हैं, अचक्रीय योग्य चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, अचक्रीय हैं, गैर चक्रीय वस्तुएं हैं, नॉन रिसाइकलेबल आइटम है हमारे पास, एक बार यूज से थ्रो कर रहे हैं उसको हम लोग। ठीक है सर, एक बड़ी बात है। कंज्यूमरिज्म है या उपभोक्तावाद बढ़ रहा है हमारे यहाँ पर सर। कार्बन इमिशन कम हो रहे हैं, ये किसने कह दिया यार। ठीक है, उपभोक्तावादी संस्कृति या बोल सकते हैं कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है हमारे यहाँ पर, उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, कंज्यूम करने का शौक बढ़ रहा है, नए नए डिवाइस आ गए हैं लाइफ में अपनी, उपभोक्ता संस्कृति बढ़ रही है हमारे यहाँ पर सर, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है हमारे यहाँ पर, ये ठीक बात है। और क्या है सर, और क्यों बढ़ रहा है कचरा? कचरा जो आ रहा था उसका प्रबंधन नहीं किया जा रहा। कचरा बढ़ने का बड़ा कारण है कचरे का प्रबंधन ना होना, मैनेजमेंट ना होना। तो एक बड़ी समस्या क्या है सर, कचरे का प्रबंधन ना होना या उसका कचरे का प्रबंधन ना होना या उसका कह सकते हैं मैनेजमेंट ना होना, एक बड़ी समस्या। सामान्य जानकारी जानते हैं। तो मुझसे पूछा क्यों बढ़ रहा है, जनाब इस कारण बढ़ रहा है। और जोड़ना चाहे जोड़ दीजिएगा, मना नहीं करूंगा दोस्तों मैं आपको यहाँ पर। कुल मिलाकर कचरा बढ़ रहा है। ठीक है सर, आगे बढ़े आपके साथ दोस्तों। ये तो हुआ कचरा बढ़ने का तर्क। ओके, आइए अब कचरे का मैनेजमेंट कर सकें। समस्याएं क्या होती हैं सर, आइए इससे बात करें। इससे समस्याएं क्या आती हैं, इस कचरे के बढ़ने से क्या चुनौतियां उभर रही हैं, क्या मुद्दे उभर रहे हैं कचरे के बढ़ने से, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। आइए, इस कचरे के बढ़ने से क्या नुकसान हो रहा है। सामान्य भाषा में कहा जाए बीमारियां पनप रही हैं, कई प्रकार की नई बीमारियां आ रही हैं इस कचरे से, लगातार लोग बीमार हो रहे हैं, स्वास्थ्य कमज़ोर होता जा रहा है, लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, दो राय नहीं है सर। इसके अलावा सर इसके जलने से, इस पॉल्यूशन के जलने से, खुले में जलने से प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है सर। तो प्रदूषण ना केवल सब प्रकार का प्रदूषण, मतलब कि वायु प्रदूषण हो रहा है, जलती हैं तो ये तत्व,
पानी में जाते हैं जल प्रदूषण करती हैं सर ये चीज़ें, मृदा में जा रही तो मृदा प्रदूषण कर रही हैं सर ये चीज़ें, यानी कहीं ना कहीं ये लगातार पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं सर ये कचरे सर। अच्छा, इसके अलावा इन कचरों का प्रबंधन ना होने से जो एक हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है। अब सोचिए हमारे यहाँ पर कचरा निपटान हो जाता तो शायद, लेकिन कर क्या दिया, पटक दिया ग्राउंड में जाके हमने, तो ग्राउंड में जो ग्राउंड वाटर बढ़ता, आपका भूजल बढ़ता, भरना बंद हो गया, गाय पन्नियाँ खा रही हैं वहाँ जाकर। इससे हो क्या रहा है, आपका एक पूरा का पूरा साइकिल बिगड़ रहा है, इससे आपका संतुलन बिगड़ रहा है। जी हाँ, इस कचरे के पैदा होने से प्राकृतिक संतुलन में बदलाव आ रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है। ठीक है सर, और क्या समस्याएं आ रही हैं दोस्तों यहाँ पर? ये अल्टीमेटली कचरा फैला होता है जगह जगह, स्वच्छता कम दिखती है, देश का सम्मान, देश का गौरव कम होता है। पर्यटक आता कहता है गंदगी फैली हुई है आपके यहाँ, तो गंदा देश, गंदगी होने से कहीं ना कहीं स्वच्छता कम होती है इससे, और स्वच्छता कम होगी इसका मतलब होगा देश का सम्मान, देश का गौरव कम होता है कहीं ना कहीं इससे, देश का गौरव कम होगा इससे कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर। दोस्त सवाल थोड़ा होल्ड करें, पूछेंगे आप, लूंगा सवाल आपसे, पहले बात कर लूं पूरी मैं अपने स्तर पर, अपने स्तर की बात पे कर लूं पहले आपके साथ, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। ठीक है सर, यानी कुल मिलाकर समस्याएं काफ़ी बड़े स्केल पे हैं, और समस्या मिल जाएंगी आपको आराम से, लेकिन कचरा प्रबंधन होने से कई समस्याओं को देखने में आती हैं, आसपास फील होती हैं हमको। क्या किया जाए सर, क्या किया जाए, समाधान क्या है? तो समाधान छुपा है दोस्तों सीपीसीबी गाइडलाइन में। आइए दोस्तों चलता हूं मैं सीपीसीबी गाइडलाइन पे, लगा आपको क्या कह रहा है हमारा सीपीसीबी। वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट, चलो ओके, आराम सुनिएगा दोस्तों, थोड़ी सी काम की बातें आपको पढ़ना है ढंग से नियमों को, और ये नियम आपको याद हो गए तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, इन नियमों को ढंग से पढ़ना है दोस्तों आपको। यहाँ पर नियम का नाम दोस्तों देख रहे हैं स्क्रीन पर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। आइए बात करते हैं दोस्तों आपके साथ, क्या है वाला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। देखिए सीपीसीबी ने, या मैं से कहूँ सीपीसीबी को 1986 के अधिनियम के द्वारा, 1986 कौन सा अधिनियम है? एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट। जी हाँ, 1986 के अधिनियम के द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि वो ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए नियम तैयार कर सकती है। फिर सुनिए, सीपीसीबी को 1986 के पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम के तहत यह अधिकार दिया गया है कि वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नियम तैयार कर सकती है। तो सीपीसीबी ने कर दिया सर। कब नियम तैयार किए दोस्तों? पहली बार जो नियम तैयार किए थे इन्होंने साल 2000 में किए थे, और फिर 2016 में फिर कर दिए। तो साल 2000 में किए सर इन्होंने नियम जारी, और फिर 2016 में नए नियम लेकर आ गए। ठीक है, सुन लीजिए आराम से। ठीक है, 2016 में नए नियम आ गए यहाँ पर। पहले 2000 के नियम थे, समय बदल गया, साल बदल गया, आबादी बढ़ गई, कचरा बढ़ का प्रकार बदल गया, तो नए नियम आ गए हैं हमारे यहाँ पर। तो राइट नाउ कौन से नियम चल रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर मैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 ये चल रहे हैं। और ये अधिकार कहां से मिलता है इसको? ये अधिकार मिलता है इसको, जो कानून कौन सा है हमारे यहाँ पर दोस्तों, कानून का नाम है 86 का कानून है दोस्तों, 1986 का कानून है हमारे पास, उसके तहत अधिकार दिया गया सीपीसीबी को ये काम करने का। तो 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ईपीए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसके तहत अधिकार मिलता है सीपीसीबी को काम करने का, और जारी किया उसने न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। इसके पहले चलते थे हमारे यहाँ पर साल 2000 के नियम। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं नियम के अंदर क्या लिखा है। पूरी प्रोसेस समझिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको, एक बार सुन लेंगे ध्यान से कान खोलकर तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ये नियम क्या कहता है भैया, सुनो। ये नियम कहता है पहला काम होता है कचरा। कचरा की परिभाषा क्लियर है, कचरा मतलब घर से निकलता है, दुकानों से निकलता है, सब कचरा कहेंगे। मतलब कचरा क्या है पहली बात तो, सॉलिड वेस्ट है क्या? तो भैया सॉलिड वेस्ट क्या है वो सुन लो आप लोग। सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आएगा, परिभाषा स्पष्ट की गई है। सॉलिड वेस्ट में ऐसा वेस्ट जो घरों से निकलता हो, घरों से निकलता हो,
इवेंट ऑर्गेनाइजर, कोई शादी है, कोई सभा है, कोई पार्टी मीटिंग है, कोई जन रैली है, किसी इवेंट से क्रिकेट मैच हुआ उसके बाद जो कचरा है वो सब है। स्ट्रीट वेंडर, जो हमारे फेरी लगाने वाले हैं, सड़क पर घूम घूम के माल बेचने वाले हैं, सड़क पर जो माल बेच रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर हमारे यहाँ हैं, रेहड़ी वाले हैं, उनका कचरा। RW और मार्केट एसोसिएशन, यानी कुल मिला के बाजार जो है, मार्केट जहां फैली हुई है वहां का कचरा। गेटेड कम्युनिटी हैविंग मोर देन 500 स्क्वायर मीटर, ऐसा कोई कॉलोनी जहां गेट वेट लगा हो और इसके अंदर 5000 वर्ग मीटर से अधिक का इलाका हो, 5000 वर्ग मीटर से अधिक का इलाका हो, तो ये होटल, रेस्टोरेंट आदि। यानी बहुत सामान्य भाषा में कहा जाए क्या है, ठोस कचरा, यहां से निकलने का कचरा ठोस कचरा है। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है। अब सुनिएगा आराम से। तो यहां क्या कहा गया है, पहली बात, कचरा कहां से निकलेगा बता दिया हमको। अब यहां से कचरा निकलता तो क्या क्या करना हो, ध्यान सुनिएगा। पहला काम होता है दोस्तों सेग्रेशन का, या उसको हम कहें लोग पृथक्करण का। मैं आता हूं सीधे 5 पॉइंट लेकर आता हूं आपके साथ यहां पर, तो चलता हूं 5 पॉइंट पे आपको लेकर एक बार। ठीक है, तो आपको काम क्या करना है समझिएगा दोस्तों। यहां पर बहुत क्लियर कहा गया है इस गाइडलाइन में कि पहला काम है वर्गीकरण करने का। वर्गीकरण कैसे होगा सर, ध्यान सुनिएगा दोस्तों। पृथक्करण या वर्गीकरण है सेग्रेशन, मतलब जहां कचरा पैदा हुआ है जिस पॉइंट पे ना, वहीं पर उसको आइडेंटिफाई करो कौन सा गीला है कौन सा सूखा है, एक साथ मत मिलाओ उसको, गीले को अलग करो सूखे को अलग करो। अब ध्यान समझिएगा, ये 2 प्रकार से होता है। या तो आपके घर में 2 बॉक्स रख लें आप, ये गीले कचरे का बॉक्स, ये सूखे कचरे का बॉक्स। गीला कचरा रिसाइकल नहीं होगा, वो तो खराबी है, वो तो अब फल सब्जियां उससे खाद वाद बन जाएगी उससे। सूखा कचरा है वो रिसाइकल हो सकता है, पेपर है, कांच है, कपड़ा है, कुछ भी हो सकता है, वो रिसाइकल हो सकता है। तो सूखा कचरा अलग, गीला अलग कर लें। या तो आप अपने घर पे कर लें, तो 2 डब्बे बना के रखें कचरे के, या फिर आपके घर के बाहर नगर निगम की गाड़ी आती होगी सुबह सुबह, उसको दे दीजिए पूरा कचरा मिलाकर, वहां पर खड़ा हुआ व्यक्ति हाल की हाल छांटेगा इसको। यानी कुल मिलाकर आप समझिएगा जो कलेक्शन पॉइंट है कचरे का, नगर निगम गाड़ी आपके घर पे आती है, कचरा बीनती है आपके घर से, वो या तो आप कचरा बांट के 2 भागों में इसको दीजिए, या फिर वो बांटेगा खड़े होकर वहीं पर। कलेक्शन पॉइंट पे सेग्रीगेशन होना जरूरी है। फिर सुन लीजिए, संग्रहण बिंदु पर जहां पर आप कलेक्ट कर रहे हैं कचरे को, उसी जगह पर उसका पृथक्करण होना जरूरी है, गीला सूखा अलग होना जरूरी है। यानी क्या तो आप घर से करके दें उसको, या फिर नगर निगम का कर्मचारी साथ में आएगा और वो तुरंत अलग अलग करेगा सूखे गीले को उसी पॉइंट पर। ऐसा नहीं साथ लाके नहीं, एक ही जगह पर होगा सारा कचरा ये। ठीक है, तो पहला काम हो गया, गीला और सूखा अलग हो गया सर, पृथक्करण सेग्रीगेशन हो गया। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, गीला, सूखा और जैविक कचरा भी, यानी बायोमेडिकल वेस्ट भी हो सकता है। ठीक है सर, अब आइए उसके बाद क्या, अब कलेक्शन कर लिया आपने, पृथक्करण के बाद संग्रहण। कलेक्शन कर लिया आपने, कचरे का ले लिया आपने, संग्रहण कर लिया सर। अब याद रखिए यहां पर क्या कहा गया, पृथक्करण घर के स्तर पर होगा, जहां कचरा जनरेट हो रहा है वहीं होगा पृथक्करण। आपके घर के बाहर ही खड़े होकर करेगा वो पृथक्करण करना है, तो ऐसा नहीं कि ले जाए एक जगह पर वहां पृथक्करण करे, नहीं। या तो आप करके दीजिए, आपके घर के बाहर खड़े होकर वो करेगा, यानी सेग्रीगेशन एट द सोर्स लेवल, जहां जनरेट हुआ है कचरा वहीं सेग्रीगेशन होगा उसका। दूसरा काम, इसको संग्रहण किया जाएगा, कलेक्शन किया जाएगा जगह जगह से इसको। अब यहां पर ये कहता है, कानून कहता है कि अगर चाहें तो नगर निगम या लोकल बॉडी चाहें तो संग्रहण के लिए, कलेक्शन के लिए वो स्थानीय घरों से पैसे चार्ज कर सकती हैं, लेवी चार्ज कर सकती हैं। क्योंकि लोकल बॉडी का इतना पैसा नहीं होता कई बार कि वो भेजे मशीन जगह जगह घर घर भेजे और आपसे वो रिकवरी करे कचरे की। लेकिन यहां कहा गया है कि लोकल बॉडी हायर कर सकती है किसी कंपनी को, वो ये काम करेगा उसके लिए, और उसके लिए फीस ले सकती है लोगों से, 25 रुपये महीना, 50 रुपये महीना या 10 रुपये महीना, जो लेना चाहे नगर निगम ले सकती है। यानी कि नगर निगम को अधिकार दिया गया है सेस या एक प्रकार की लेवी लेने का, कि भाई कचरा बीन रहे हैं आपके घर से, आप उनको लेवी दीजिए। ठीक है सर, एक तरीका हो सकता है देखने का ये। इसके बाद कचरा कलेक्ट हो गया, अब इसका परिवहन होगा कहां तक, जहां पर इसकी प्रोसेसिंग होनी है। सूखे का अलग, गीले का अलग प्रोसेसिंग होगा, तो जाके प्रोसेसिंग सेंटर में जाएगा दोस्तों ये आराम से, परिवहन होगा इसका। परिवहन के बाद क्या होगा सर, यहां पर परिवहन के बाद ये पहुंचेंगे प्रोसेसिंग सेंटर में, तो जहां पर गीला अलग होगा, सूखा अलग। गीले का क्या करेंगे सर, गीले से बनाएंगे, खाद बनाएंगे गीले से आराम से, और एक तो बायोगैस बना दें हो सकता है गीले से ही लोग, हो सकता है यहाँ पर कुछ और ऊर्जा बना दें गीले से ही लोग। ठीक है, तो गीले से बायोगैस बन सकती है, गीले से खाद बन सकती है। सूखे क्या करेंगे सर, सूखे को रिसाइकिल करेंगे,
जो चीज़ रिसाइकिल हो सकती है रिसाइकिल की जाएगी, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सूखा कचरा जो होगा एक जगह पहुंचेगा, वहां पर उसको अलग अलग किया जाएगा। कोई उसके से कपड़ा निकाल लेगा, कोई उसमें से लेदर निकाल लेगा, कोई कांच निकाल लेगा, कोई लोहा निकाल लेगा, कोई कागज निकाल लेगा। तो छोड़ दिया कबाड़ी में छोड़ दिया जाएगा। वहां पर जो हमारे जो रैश पिकर होते हैं, रैश पिकर या कबाड़ी जो होते हैं हमारे, उनको छोड़ दिया जाएगा उस जगह पर। अपने काम का सामान निकाल लो इसमें से यार, निकाल लिया आपने। अब ये जाएगा प्लास्टिक वाला प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए, कांच वाला कांच रिसाइकलिंग के लिए, कागज वाला कागज रिसाइकलिंग के लिए, अलग अलग भेज दिया जाएगा प्रोसेसिंग सेंटर से इसको। ठीक है, यानी गीला कचरे की बनेगी खाद या बायोगैस और सूखे कचरे की बनेगी यहाँ पर रिसाइकलिंग। ठीक है, अब जो बच गया, मान लो अब ऐसा कचरा होगा जो बटा ही नहीं, यहाँ पर इसमें नहीं बटा, तो क्या करेंगे उसके लिए? फिर हम लोग उसको भेज देंगे शहर में। एक क्षेत्र आइडेंटिफाई करेंगे, इसको का नाम होगा भूमि भराव क्षेत्र, लैंड फिलिंग साइट। जो प्रोसेस नहीं हो पाया, जो ना तो रिसाइकिल हो पाया और ना ही गीले कचरे से खाद बना पाया, उसका क्या करेंगे? उसको भेज देंगे हम शहर के अंदर। एक जगह होगी, इसका नाम होगा लैंड फिल साइट, भूमि भराव क्षेत्र। गड्ढा खोदेंगे जमीन में, बड़ी सी जमीन में गड्ढा खोदेंगे मैदान के बराबर, और भरते जाएंगे गड्ढे के अंदर 10 फीट 20 फीट गड्ढा कर देंगे और कचरे को भरना शुरू करेंगे। वहां पर कचरे की लेयर बनाना शुरू करेंगे एक के ऊपर एक, और ऑफ कोर्स जिससे कचरा समय के संग क्या होगा, खुद डिस्पोज हो जाएगा कचरा। हम चाहेंगे वहां पर खुद ही खत्म हो जाएगा कचरा। वहां पर ना हो तो धीरे धीरे उसका मैनेजमेंट हम सीख जाएंगे। अभी हाल फिलहाल कचरे को भर दो वहां पर, ये कॉन्सेप्ट है लैंडफिल साइट्स का। मानक तैयार होते हैं लैंडफिल साइट्स के लिए, कितनी जगह में होगा, कितना नीचे रिसाव ना हो, कचरे से कोई रसायन लेकिन ना कर जाए यहाँ पर, उसकी बाउंड्री वॉल तैयार होगी, कोई गाय वाय ना पहुंच जाए कचरा खाने के लिए वहां पर। तो लैंडफिल साइट्स के नियम तैयार होते हैं, भूमि भराव क्षेत्र के नियम तैयार होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट तैयार करती है। यानी कि दोस्तों बहुत सिंपल सी बात, स्टार्ट करेंगे पृथक्करण से, संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और निपटान, यानी अंतिम रूप से हैंडलिंग करना उसकी। क्या ये 6 पॉइंट समझ में आ रहे हैं स्टेप वाइज आपको? क्या सभी को समझ में आ रहे हैं 6 पॉइंट दोस्तों? आपको सभी को समझ में आए दोस्तों 6 पॉइंट मेरे? ये कैसे काम होगा पूरे कचरे का? ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात हमारी यहाँ पर? जी हाँ, समझ आ रही है लोगों को बात हमारी यहाँ पर। पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण केंद्र, पुनर्चक्रण, अंत में निपटान। तो 6-7 पॉइंट में स्टेप में काम हो रहा है दोस्तों। अब एक छोटा सा काम कीजिए, एक वीडियो और देख लीजिए मेरे साथ यहाँ पर, मजा आ जाएगा आपको भी। एक छोटा वीडियो दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको यहाँ पर, कि सारा काम समझ सकते हैं। इंदौर नगर निगम देश में लगातार कई सालों से स्वच्छ नगर निगम माना गया है। उसका ठोस अपशिष्ट का जो मॉडल है बहुत ही शानदार है। पूरा मॉडल समझते हैं आपके साथ, अच्छी केस स्टडी हो जाएगी आपके पास यहाँ पर। आखिर इंदौर टॉप पर क्यों है और वहां सरकार किस प्रकार काम कर रही है, बात करते हैं इंदौर शहर की दोस्तों। छोटा वीडियो देखेंगे हम लोग यहाँ पर, एक वीडियो दिखाता हूँ, छोटा नहीं तो बड़ा वीडियो है, लेकिन देखिए आराम से क्या पूरा वीडियो है इंदौर का सर। वो चलिए समझेंगे पूरा इंदौर का ये वीडियो दोस्तों, आराम समझेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं झांकी भारत के सबसे बड़े गंगा। ओके देखिए दोस्तों, पांचों पॉइंट देखिए जो समझाया ना, पांचों पॉइंट देखिएगा एक एक करके। नगर पालिक निगम ने स्वच्छता के लिए हर संभव प्रयास किए, जिसमें वेस्ट सेग्रीगेशन या कचरा पृथक्करण का एक आदर्श मॉडल देश और विश्व के सामने प्रस्तुत किया। गीला और सूखा देखिए बांटा जा रहा है। इंदौर नगर निगम ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला देश का एकमात्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। आज इंदौर शहर के 85 वार्डों में 477 डोर टू डोर कचरा वाहनों द्वारा केवल गीला व सूखा कचरा ही संग्रहित किया जा रहा है। गीला और सूखा एक बार वो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से दिन में 2 बार कचरा संग्रहण करने वाले इन वाहनों के मेंटेनेंस के लिए इंदौर नगर निगम ने एक अत्याधुनिक वर्कशॉप की भी व्यवस्था की है, जो कि पूरे देश में अपनी तरह की एक अनूठी वर्कशॉप है। डोर टू डोर कचरा वाहनों में
गीले व सूखे कचरे के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स के अलावा जैविक कचरे के लिए एक पृथक कंपार्टमेंट की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें सैनिटरी पैड्स, डायपर्स, मेडिकल वेस्ट आदि को डाला जा सके। कचरा वाहनों में वार्डों से कचरा इकट्ठा कर ये वाहन चल पड़ते हैं ट्रांसफर स्टेशन की तरफ। परिवहन स्टेशन में एक बड़े कैप्सूल वाहन में इन गाड़ियों के कचरे को कंप्रेस करके ट्रांसफर कर दिया जाता है तथा जैविक कचरे को एक अलग वाहन में ट्रांसफर कर सावी रोड स्थित जैव व चिकित्सा अपशिष्ट निपटान संयंत्र पर भेजा जाता है, जहां इसे इंसिनरेशन की प्रक्रिया द्वारा चलाकर बची हुई राख को हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट करने वाली कंपनी को दे दिया जाता है। इधर गीले व सूखे कचरे से भरे कैप्सूल वाहन चल पड़ते हैं ट्रेंचिंग ग्राउंड की तरफ। ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचने के बाद इन कैप्सूल वाहनों को तोल कांटे में तोलने के बाद अपने निर्धारित स्थानों पर ले जाकर खाली कर दिया जाता है। इसमें गीले कचरे को खुले में रखा जाता है ताकि इस वेट वेस्ट की नमी कम हो जाए, जिसके लिए इस कचरे से रिसने वाले लिचट के लिए ड्रेनेज लाइन की व्यवस्था की गई है। इस गीले कचरे को समय समय पर मिक्स कर पलटाया जाता है। साथ ही दुर्गंध रोकने तथा कंपोस्टिंग प्रक्रिया बढ़ाने वाले जीवाणुओं की वृद्धि के लिए उपयुक्त छिड़काव भी किया जाता है। 28 दिन बाद इस वेस्ट को कंपोस्टिंग प्लांट पर आगे की प्रक्रिया के लिए ट्रांसफर किया जाता है, जहां इस कचरे से गुणवत्तापूर्ण खाद का निर्माण होता है। इस कंपोस्टिंग प्रक्रिया में बचे हुए इनर्ट वेस्ट को लैंड फिलिंग हेतु भेजा जाता है। नगर निगम द्वारा पुराने पड़े हुए कचरे को बायोरेमेडाइजेशन पद्धति के माध्यम से निपटान संबंधी कार्य भी किया जा रहा है। इससे निकलने वाले इनर्ट वेस्ट को लैंडफिल साइट में डाला जाता है तथा निकलने वाली बायोसॉइल, जिसमें उर्वरक क्षमता भी होती है, को भूमि पर बिछाकर उसमें बगीचे एवं पेड़ों के जंगल विकसित किए जा रहे हैं। ट्रेंचिंग ग्राउंड में रैक पिकर्स एवं कबाड़ियों को भी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में जोड़कर उनका रोजगार सुनिश्चित किया गया है। रैक पिकर्स, जो कि पहले खुले में पड़े कचरे से रैक पिकिंग का काम करते थे, उन्हें रोजगार देते हुए सूखे कचरे को सेग्रीगेट करवाया जाता है। इस सूखे कचरे में ई वेस्ट व फुटवेयर तथा चमड़े व गत्ते के उत्पादों को पुनः उपयोग लायक बनाने के लिए कबाड़ियों के माध्यम से रिसाइकल करने वाली कंपनियों को दे दिया जाता है। पॉलीथीन व बचे हुए प्लास्टिक उत्पादों को ट्रेंचिंग ग्राउंड पर प्रोसेस किया जाता है, जिसमें प्लास्टिक उत्पादों को विभिन्न प्रक्रियाओं से प्रोसेस कर डामर सड़कों के निर्माण में उपयोग किया जाता है तथा पाइप एवं सीमेंट निर्माण करने वाली फैक्ट्रीज को भी दिया जाता है। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के अलावा मंदिरों से निकलने वाले निर्माल्य से जैविक खाद, सब्जी मंडी से निकलने वाले कचरे के निपटान के लिए बायोमीथेनाइजेशन प्लांट, होटल व रेस्टोरेंट से निकलने वाले फूड वेस्ट से कंपोस्टिंग तथा गार्डन्स में लगे कंपोस्टिंग प्लांट, साथ ही रात में मैकेनिक क्लीनिंग करने वाली आधुनिक सक्शन मशीन्स और हर वक्त ग्राउंड पर मुस्तैदी से तैनात अधिकारी व कर्मचारी इंदौर की सफाई व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ओके दोस्तों, समझ में आएगी कुछ बातें आपको जो मैंने पहले समझाया उसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको। प्रैक्टिकली आपने देखा कैसे सारा काम होता है। अगर फिर से आप रिवाइज करें सारी बातों को, एक कचरा गाड़ी देखी जो गीला कचरा सूखा कचरा, आपने महिला को देखा जो गीले कचरे को अलग सूखे में अलग। इंदौर चूंकि एडवांस हो गया थोड़ा सामने में, तो वहाँ घर में 2-2 कचरे डब्बे रखे जाते हैं, गीला अलग सूखा अलग, और जब गाड़ी आती है तो गीले का कचरा गीला, सूखे में डाला जाता है। लेकिन कुछ शहरों में ऐसी व्यवस्था अब तक नहीं होगी, तो इसलिए वहाँ क्या करते हैं वो लोग, वहाँ पर एक कर्मचारी होता है जो गीला हाल के अलग करता है। पूरी कहानी समझ गए होंगे उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो के द्वारा आप लोग आराम से प्रैक्टिकल समझ में आपको समझ में आ गया होगा। समझो आलोचना करूँगा, आलोचना क्या इसकी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है गीला और सूखा अलग कर लिया आपने। और तीसरा पीछे छोटा बॉक्स लगा था आपने देखा, जो किसके लिए था, जो था आपके बायोमेडिकल वेस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पृथक्करण एट द जनरेटेड पॉइंट, सोर्स जहां पैदा हो रहा है कचरा वहीं आपने उसका पृथक्करण कर लिया। एक बात सुनियो आपने इस लाइन के अंदर कि घरों से एक बार और जहां इंडस्ट्रियल जहां होटल रेस्टोरेंट आदि होते हैं वहां से दिन में 2 बार कचरा बीना जा रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वेस्ट निकला एक बार, तो जहां बड़े बड़े मार्केट प्लेस हैं या होटल रेस्टोरेंट हैं दिन में 2 बार और घरों से दिन में 1 बार कचरा लिया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद गाड़ियां कहां पहुंची, आपके प्रोसेस सेंटर पहुंची, वहां को साफ किया गया जिससे वायरस ना लगे। आगे बढ़े दोस्तों हम लोग यहां से। पढ़ने का मन नहीं है आप लोगों का ना, गाना सुनने का मन था आपका, कौन यार क्या करना चाहते हो यार, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, मतलब है गाना सुनना है आपको दोबारा।
कम ऑन, सुन लो यार, सुन लो, काम की बात सुन लो, अच्छी बात मैं कर रहा हूँ आपसे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चीज़ों को। अब वो पहुंचे ट्रेंचिंग ग्राउंड, आपने देखा वहाँ से 3 चीज़ें हुई। सूखा कचरा एक अलग गाड़ी में कंप्रेस किया गया, गीला कचरा अलग गाड़ी में रखा गया, और जैविक कचरे को एक अलग पॉलिथीन में रखा गया। फिर आपने इस पूरी कहानी को सुना हो, मैं आपको साथ में चलता हूँ, इस पूरी डॉक्यूमेंट्री, इस पूरे पार्ट को हम लोग रिवाइज करते हैं, पूरे 6 मिनट के वीडियो को अपने साथ। अब थोड़ा सा कमेंट्री में साथ में चलने दीजिएगा, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम नहीं लेंगे हमें, अब मुझे अपना वॉल्यूम देने दीजिए यहाँ पर। तो हमने क्या देखा, पहली बात यहाँ पर हमने यहाँ देखा कि किस प्रकार इंडस्ट्री जला 2 बार दिन में और घरों से 1 बार, ठीक है। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग रख रहे हैं आप, ठीक है। पीछे आप देख रहे हैं घरेलू जैव अपशिष्ट रखा है यहाँ पर, जहाँ आप डालते हैं जैविक कचरे को, डालते हैं घर से निकलने वाले, ठीक है। चलिए, ये गाड़ी चली यहाँ से, फिर एक जगह पहुँची, वहाँ पर इसको एक बड़ी गाड़ी में डाला गया, क्योंकि आमतौर पर शहर के बाहर होते हैं स्टेशन इस प्रकार के, तो शहर के बाहर तक तो छोटी गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, तो पहले बड़ी गाड़ी में डालेंगे इनको, जिससे कचरा कंप्रेस हो जाए। छोटी गाड़ियों को दोबारा चक्कर लगाने के लिए भेज देंगे। अच्छा, ये देखिए, ये काम की बात है। देखिए, आइए यहाँ पर हम जो बताने वाला हूँ, यहाँ पर देखेंगे आपके साथ। ये देखिए, ये लाइन सुनिएगा फिर से क्या बोल रहा है, फिर मैं रुकूंगा यहाँ पर। इन गाड़ियों के कचरे को कंप्रेस करके ट्रांसफर कर दिया जाता है तथा जैविक कचरे को एक अलग वाहन में ट्रांसफर कर सावी रोड स्थित जैव व चिकित्सा अपशिष्ट निपटान संयंत्र पर भेजा जाता है, जहां इसे इंसिनरेशन की प्रक्रिया द्वारा चलाकर बची हुई राख को हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट करने वाली कंपनी को दे दिया जाता है। 3 बातें यहाँ पर आई। जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको अलग कर दिया, कहाँ भेज दिया, सावी रोड इंदौर में एक जगह, वहाँ भेज दिया। वहाँ पर एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करने की सुविधा है, जैव अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा है वहाँ पर एक, उसको दे दिया गया। जहाँ क्या कर रहे हैं, वो जला रहे हैं, इंसिनरेशन की प्रक्रिया, जलाना, उसको हाई टेम्परेचर पर जला दिया गया। जो सैनिटाइजर थे, जो वहाँ पर ग्लव्स थे, पीपीई किट थी, मास्क था, वैक्सीन थी, कुछ भी था, सबको जला दिया हाई टेम्परेचर पर, राख बन गया। और राख, चूंकि राख में भी थोड़ा जहर होगा ना, रासायनिक पदार्थ थे, तो अलग संस्था होती है हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन करने वाली संस्था होती है, उसको दे दी राख कि भाई इसको मैनेज करो आप। यानी ये कहाँ गया, पहले बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी पर, वहां उसको जलाया गया, जो राख बनी, राख को दे दिया गया किसे, एक हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट करने वाली संस्था को। प्रोसेस है इंसिनरेशन, यानी जलाना, अधिक तेजी से जलाना, उसको हाई टेम्परेचर बर्न आउट करना, पूरा राख जल के राख हो जाए, कुछ ना बचे उसके अंदर, ठीक है। ये हुआ किसका, बायोमेडिकल वेस्ट। अब आइए सूखे गीले की बात कर ले दोस्तों, ये तो हो गया बायोमेडिकल वेस्ट आपका। आइए सूखे गीले की बात कर ले हम लोग। यहाँ से सूखी गाड़ियाँ और गीली गाड़ियाँ पहुंची दोस्तों। ये देख रहे हैं आप, धर्म कांटा में तोला गया गाड़ी का वजन कितना है, कितना कचरा लेकर आई है गाड़ी। और देख रहे हैं आप, ये सूखा कचरा खोल दिया गया यहाँ पर, ये यहाँ देख रहे हैं सूखा कचरा स्थानों पर ले जाकर खाली कर दिया, सूखा कचरा और ये गीला कचरा। इसमें गीले कचरे, अब देखिए, गीला कचरा रख दिया खुले में इन्होंने यहाँ पर। अब ये कचरा क्या हो रहा है, इसके अंदर पानी होगा, पानी को निकाला जा रहा है, पानी अलग से यहाँ पर ड्रेनेज बना दी दोनों तरफ से, गंदा पानी निकल जाए यहाँ पर। ये कचरा सूखे समय के साथ, और इसके लिए इसको पलटा जा रहा है बार बार, जैसी मशीन आपने देखी यहाँ पर, इस कचरे को पलट रही है लगातार। वो यहाँ पर आके इस गीले कचरे को देखेंगे आप, लगातार पलटा जा रहा है, पानी पाइप बना दिए निकलने की, पलटा जा रहा है कचरे को, जिससे क्या होगा, नीचे गीला कचरा ऊपर, बार बार ऊपर पूरा सूख जाएगा वो। और एक शब्द सुनिएगा, इस कचरे को जल्दी अपघटित हो जाए, ये बायोभट्ट है, फल के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, हम चाहते हैं जल्दी खराब हो जाएं, ये जल्दी सड़गल जाएं, जो पानी निकल जाए पूरा। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, विशेष बैक्टीरिया या छिड़काव कर रहे हैं। आइए दोस्तों, वो लाइन फिर सुनिएगा मेरे साथ, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कैसे मैनेज कर रहे हैं वो समझिएगा। के लिए इस कचरे से रिसने वाले लिचट के लिए ड्रेनेज लाइन की व्यवस्था की गई है। इस गीले कचरे को समय समय पर मिक्स कर पलटाया जाता है, साथ ही दुर्गंध रोकने तथा कंपोस्टिंग प्रक्रिया बढ़ाने वाले जीवाणुओं की वृद्धि के लिए उपयुक्त छिड़काव भी किया जाता है। 2 शब्द बोले उसने वहां पर, इस प्रक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए, जो सड़ रहा है जल्दी सड़ जाए ये, और दुर्गंध रुक जाए, एक तो बदबू आ रही है, बहुत इलाके में बदबू फैल जाती है वो, और कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, कंपोस्टिंग, खाद बनाना, खाद बनाने की जो प्रक्रिया, सड़े गलेगा तो खाद बनेगा, उस प्रक्रिया को तेज करने के लिए हम बैक्टीरिया डालते हैं। याद रखिएगा, इस तकनीक को हम बोलते हैं कई बार बायो रेमिडेशन या जैव उत्प्रेरण कहा जाए तो, जैव उत्प्रेरण, जहां पर जैविक क्रिया द्वारा किसी को आप फास्ट कर रहे हैं, प्रक्रिया गति बढ़ा रहे हैं, जिससे वो जल्दी सड़गल जाए। तो कंपोस्टिंग को फास्ट करने के लिए बैक्टीरिया का प्रयोग कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं उसके ऊपर। ये हुआ गीला। आइए सुन लीजिए और क्या हो रहा है सर।
28 दिन बाद इस वेस्ट को कंपोस्टिंग प्लांट पर आगे की प्रक्रिया के लिए ट्रांसफर किया जाता है, जहां इस कचरे से गुणवत्तापूर्ण खाद का निर्माण होता है। 28 दिनों तक सूखेगा कचरा, छिड़काव होगा, उस पर बार बार पलटा जाएगा, फिर सूख जाएगा 28 दिन में, वो पानी निकल जाएगा सारा। फिर आप कहाँ ले गए इससे? खाद बनाने के लिए कंपोस्टिंग प्लांट। ये है कंपोस्टिंग प्लांट और ये बन रही है आपकी खाद। ये है कंपोस्ट खाद। जी हाँ, ये सामान्य खाद नहीं, कंपोस्ट खाद है। ये कचरे से बनाई गई है और चूंकि छिलके हैं, फल के छिलके थे तो NPK सब कुछ था इसके अंदर, एक अच्छी खाद है। याद रखिए, यहाँ पर एक लाइन जोड़ सकते हैं जो इसमें नहीं कही गई है, वो आपको जोड़ना है। एज ए कंप्रेहेंसिव प्लान पढ़ते हैं आप, चूंकि भारत सरकार ने कुछ साल पहले कंपोस्ट खाद नीति जारी कर दी, 2015 की बात कर रहा हूं। कंपोस्ट खाद पॉलिसी, कंपोस्ट फर्टिलाइजर पॉलिसी आ चुकी है और इसमें क्लियर कहा गया है कि किसान भाई हमारे यूज करें कंपोस्ट खाद को, हम चाहते हैं ये। और सरकार ने क्या कहा है, जो भी मंडी हैं, मंडी में जहां खाद की दुकानें, खाद मिलता है, उर्वरक मिलता है, उन्हें कंपोस्ट खाद रखना अनिवार्य होगा और फ्रंट पे लगाना होगा, जिससे किसान आके जानकारी ले सके कंपोस्ट खाद क्या है, इसके फायदे क्या हैं। और ये ऑर्गेनिक खाद है, ये NPK नहीं है, एक जैविक खाद है और इससे बनने वाला जो भोजन या जो अनाज होगा वो ऑर्गेनिक फूड कहलाएगा। जी हाँ, ऑर्गेनिक फूड में इसका यूज कर सकते हैं। और दुनिया में या देश में आज ऑर्गेनिक खाने की मांग बढ़ रही है, केमिकल फ्री खाने की मांग बढ़ रही है। तो ये जो खाद होगी ये केमिकल फ्री होगी, रसायन मुक्त होगी, ऑर्गेनिक खाद होगी। ये कंपोस्ट खाद एक प्रकार की ऑर्गेनिक खाद मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझेंगे आपके साथ। तो ये है कचरे की बात। यहां पर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा आपको लेकर। ये हो गया आपका गीला कचरा निपटान। आइए, सूखा कचरा क्या होता है? इस कंपोस्टिंग प्रक्रिया में बचे हुए इनर्ट वेस्ट को लैंडफिलिंग हेतु भेजा जाता है। अब कंपोस्ट बनाने से बैठे आप, कुछ तो बन गया कंपोस्ट, गीला कचरा था, सूख गया, डाला, कुछ खाद बन गई, लेकिन कुछ गीला कचरा ऐसा होगा जो नहीं हो पा रहा, खाद नहीं बनाने काम नहीं है, कोई बात नहीं, उसको हम अलग करेंगे और भेज देंगे लैंडफिल साइट। लैंडफिल बताया मैंने आपको, लैंडफिल भूभराव क्षेत्र। गड्ढा खोदा सरकार ने बड़े ग्राउंड में और भरना चालू किया। यहाँ पर उसको भरना हमने चालू कर दिया। धीरे धीरे मिट्टी गड्ढा भरता जाएगा, थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, फिर नया गड्ढा खोद देंगे तो समय के साथ वो एक साथ समतल हो जाएगा कुछ दिनों बाद वो। ठीक है सर, आइए रहा। नगर निगम द्वारा पुराने पड़े हुए कचरे को बायोरेमिडाइजेशन पद्धति। एक बात और सुनिए, ये तकनीक तो सारी अभी आई है, सब अभी आया है। इंदौर शहर तो पुराना है, पहले से कचरा पैदा हो रहा है, उसका क्या करें? तो पुराना पड़ा कचरा है ना, जो पुराना चल रहा है कचरा इन लैंडफिल साइट्स के ऊपर, उसको भी निकाला जा रहा है, खोद खोद के पुराने कचरे को भी निकाला जा रहा है और उस पर बायो रेमेडाइजेशन, वो बताया मैंने आपको, जैव उत्प्रेरण, उसके बैक्टीरिया छोड़े जा रहे हैं, जिससे उसको भी हम लोग डिकम्पोज कर सके, उससे भी कुछ कंपोस्ट खाद आदि बनाई जा सके। यानी नया कचरा ही नहीं, जो पुराने मैदान थे उनको भी साफ किया जा रहा है। बड़ी कामयाबी अपने आप में इंदौर शहर के लिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। के माध्यम से निपटान संबंधी कार्य भी किया जा रहा है। इससे निकलने वाले इनर्ट वेस्ट को लैंडफिल साइट में डाला जाता है तथा निकलने वाली बायोसॉइल, जिसमें उर्वरक क्षमता भी होती है, को भूमि पर बिछाकर उसमें बगीचे एवं पेड़ों के जंगल। कुल मिला के बायोसॉइल बन गई दोस्तों, ये मिट्टी बन गई, उर्वरक बन गया एक प्रकार से, उसको आप यूज कर रहे हैं पेड़ लगाने के लिए। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है। विकसित किए जा रहे हैं। ट्रेंचिंग ग्राउंड में रैक पिकर्स एवं कबाड़ियों को भी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में जोड़कर उनका रोजगार सुनिश्चित किया गया है। जो सूखा कचरा उसकी बात कर लें एक बार, तो वहां कबाड़ी आ गए, कचरा बीनने वाले आ गए, वहां पर रैक पिकर आ गए, भैया छाट लो बीन लो, क्या क्या है वहां पर। तो जो रैक पिकर थे, आप कचरा बीनते थे घर घर जाकर या कचरे बॉक्स में जाकर, यहाँ पर आओ भाई पन्नी छाटो, कपड़ा छाटो, लेदर छाटो, छाटना है। उसके बाद कबाड़ी वहीं बैठा, इसको बेच दो, हल्की हल्की कबाड़ी को बेच दो, कबाड़ी ले जाएगा, ट्रक भर के ले जाएगा अपने यहाँ, रिसाइकिल करेगा, जो करना है करे उसके बाद वो। और जो अनयूज रह गया, मान लो कुछ रबड़ है या कुछ अनयूज रह गई जो उसका यूज नहीं हो रहा, क्या करेंगे? यही निपटान कर देंगे, उसका इसी पॉइंट पर निपटान कर देंगे। कैसे? रैक पिकर्स, जो कि पहले खुले में पड़े कचरे से रैक पिकिंग का काम करते थे, उन्हें रोजगार देते हुए सूखे कचरे को सेग्रीगेट करवाया जाता है। इस सूखे कचरे में ई वेस्ट व फुटवेयर तथा चमड़े व गत्ते के उत्पादों को पुनः उपयोग लायक बनाने के लिए कबाड़ियों के माध्यम से रिसाइकिल करने। ई वेस्ट, लेदर, प्लास्टिक, ई वेस्ट, लेदर, प्लास्टिक, गत्ता, यानी कुल मिलाकर आप क्या कर रहे हैं? वो चीज़ें जो रिसाइकिल हो सकती हैं, कबाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड होगा, चाहे वो लेदर हो या वो हो सकता है वो आपका एक ई वेस्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, या कोई प्लास्टिक गत्ता हो सकता है, कागज़ हो सकता है। कबाड़ी खरीदेगा, भरो ट्रक में इसके ले जाएगा, यहाँ से ये भर दो उसका ट्रक कबाड़ी का, ये नाम लिखा है फेमस ऑटो गैराज, ले जाएगा इसको, यहाँ से खुद निपटान करेगा इसका। यहाँ क्या बच गया? इसके अलावा जो कचरा वो यहाँ बच गया।
अब उसका क्या किया जाए वो देख लीजिए आप एक बार यहाँ पर। वाली कंपनियों को दे दिया जाता है। पॉलीथीन व बचे हुए प्लास्टिक उत्पादों को ट्रेंचिंग ग्राउंड पर प्रोसेस किया जाता है, जिसमें प्लास्टिक उत्पादों को विभिन्न प्रक्रियाओं से प्रोसेस कर डामर सड़कों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक, जी हाँ, ये बाद में ही पढ़ेंगे हम लोग उस बारे में। जो पॉलिथीन थी, जो प्लास्टिक पॉलिथीन थी, उसे इसी ट्रेंचिंग पॉइंट, इसे ट्रेंचिंग पॉइंट कह रहे हैं हम लोग, जहां पर सारा काम हो रहा है, ये इसी ट्रेंचिंग पॉइंट पे प्रोसेस करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देंगे। कटर लगे हैं बड़े बड़े, डालिए उसके अंदर छोटी प्लास्टिक और डालिए और छोटी प्लास्टिक और छोटी, इतनी हो जाएगी कि डामर के संग मिलाकर उसको गलाकर सड़क में यूज कर सकें। प्लास्टिक टू रोड, प्लास्टिक से सड़कों का निर्माण हो रहा है, मिलाया जाता है डामर के साथ, उसको सड़क बिछाने का काम किया जाता है। तो भारत में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे आगे जाकर हम लोग, वहां फिर पढ़ाऊंगा स्टैंड को आपको मैं, प्लास्टिक से सड़कें बनाने का काम। तो प्लास्टिक है, पॉलिथीन है, वो जो रिसाइकिल नहीं हो रही है, नहीं ले जा रहा वहां से, वो कोई बात नहीं, इम्पेस को ट्रेंच करके हम लोग उसका यूज करेंगे, क्या, सड़क बनाने के लिए डामर वाली कंपनी को दे देंगे। ठीक है, बाकी जो रबड़ है, पाइप है, उससे कुछ और बन जाएगा। तथा पाइप एवं सीमेंट निर्माण करने वाली फैक्ट्रीज को भी दिया जाता है। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के अलावा मंदिरों से निकलने वाले निर्माल्य से जैविक खाद, सब्जी मंडी से निकलने वाले कचरे के निपटान के लिए बायोमिथेनाइजेशन। मंदिरों से निकलने वाले के लिए जैविक खाद बन जाएगा, उससे फूल वूल निकलते हैं। ठीक है, जैविक खाद जैसे बनाया था हमने। जो सब्जी मंडी है, सब्जियां निकलती हैं बड़े स्केल पे, यहाँ पर बहुत वेस्ट पैदा होता है सब्जी मंडी में, वहां क्या कर रहे हैं, बायो रेमेडाइजेशन, बायोमिथेनाइजेशन शब्द उन्होंने यूज किया। फिर सुन लीजिए, बायोमिथेनाइजेशन, ध्यान सुनिएगा, ये शब्द उन्होंने क्या यूज किया यहाँ पर, वाले निर्माल्य से जैविक खाद, सब्जी मंडी से निकलने वाले कचरे के निपटान के लिए बायोमिथेनाइजेशन प्लांट। बायोमिथेनाइजेशन, जैव मीथेनीकरण तकनीक का प्रयोग करना। ये क्या है सर, इसमें जो कचरा होता है, सब्जी मंडी कचरा होता है, इसे बैक्टीरिया की सहायता से आप कन्वर्ट करते हैं मीथेन गैस में। और आप याद करें, CBG बायोगैस, कंप्रेस बायोगैस, सब्जी मंडी के कचरे को, वहां पर आपका फसलों का कचरा था, वहां पराली थी आपकी, CBG की हम बात कर रहे थे, वहां बात यहां वही हो रही है। इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं शॉर्ट ऑफ गोबर गैस नहीं, कंप्रेस बायोगैस में। तो ये बायोमिथेनाइजेशन या जैव मीथेनीकरण क्या करता है, ये जैव मीथेनीकरण से कन्वर्ट करता है इस सब्जी के कचरे को, इस सब्जी मंडी के कचरे को मीथेन गैस में। बायोमिथेनाइजेशन, जैव मीथेनीकरण की तकनीक के द्वारा बैक्टीरिया होते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आप सुनेंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, एथिल अल्कोहल बनाते हैं। अनाज से अल्कोहल, शराब का किडवन होता है, शराब बनती है जिन जगहों पर, वहाँ क्या होते हैं, बैक्टीरिया होता है, वो बनाता है शराब, उससे अल्कोहल बन जाता है, उसी कचरे से, उसी फल से, उसी संतरे से, उसी जौ या बाजरे से, वही बैक्टीरिया है। यहाँ बैक्टीरिया हम क्या कर रहे हैं, मीथेन बना रहे हैं, बायोमिथेनाइजेशन के द्वारा मीथेन गैस तैयार कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पर मीथेन गैस तैयार हो रही है किससे, सब्जी मंडी के कचरे द्वारा। ये ऑलमोस्ट पूरा वीडियो खत्म हो गया मेरे ख्याल से, इसके बाद कुछ नहीं था। होटल व रेस्टोरेंट से निकलने वाले फूड वेस्ट से कंपोस्टिंग तथा गार्डन्स में लगे कंपोस्टिंग प्लांट, साथ ही रात में। चलिए, सारी बात हो गई। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको स्पष्ट हुई हैं। हमने बात की पूरे चैप्टर वाइज कैसे कैसे काम करना है, पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण, रिसाइकलिंग और निपटान। ये 6 कदम समझ में आ गए। पृथक्करण, कचरे को बांटना, संग्रहण, कलेक्ट करना कचरे को, परिवहन, ट्रेंचिंग ग्राउंड तक लेके जाना, प्रसंस्करण, ट्रेंचिंग ग्राउंड पे सूखा गीला अलग करके प्रोसेस करना, रिसाइकलिंग, जो रिसाइकिल करना, उसको सड़क बनाना, और लास्ट में निपटान, जो बच गया उसे लैंडफिल साइट पे जाके छोड़ दो, उसका निपटान कर दो। क्या सभी को समझ में आ गया दोस्तों मेरी बात? यहां पर सभी को समझ में आ गई, उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों मेरी बात सबको समझ में आ गई यहां पर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ऐसे पढ़ा जाता है, चीजें बहुत आसान है दोस्त, मतलब मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस फ्लो बनना चाहिए। एक बार ऑर्डर वाइज चीजें आ जाए तो बहुत आसान काम होता है, इसको सबको समझना यहां पर। चलिए, ठीक है दोस्तों, तो ये सारा प्रोसेस होती है, इसको समझ गए होंगे आप लोग, आराम से समझ गए होंगे इस बात को, यहाँ पर मुश्किल बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा, इसमें 2-3 चीज़ आपको याद रखनी है। गीला, सूखा, जैव अपघट्य। ठीक है, अगर मुझसे पूछा है कचरे कितने प्रकार के होते हैं, मैं कहूँगा 2 प्रकार के होते हैं, गीला और सूखा। जो जैव अपघट्य या जो अपने बायोमेडिकल वेस्ट है ना, वो बायोमेडिकल वेस्ट के तहत जाता है। सॉलिड वेस्ट में 2 प्रकार के वेस्ट होते हैं दोस्तों, सूखा और गीला। आपने नोटिस किया होगा कि इनमें प्रोसेस क्या कर रहे हैं वो लोग, सॉलिड और गीले सूखे कर रहे हैं। जो बायोमेडिकल वेस्ट था, जो
पैड थे, इंजेक्शंस थे या दवाइयाँ थी, उसके लिए अलग केंद्र भेजा आपने। आप नहीं कर रहे प्रोसेस को, आपको करने का अधिकार ही नहीं है। बायोमेडिकल वेस्ट अलग जगह ही जाएगा, बाकी सबको निपटा देंगे आप यहाँ पर। तो कचरे दो ही प्रकार के मिलेंगे, गीले और सूखे। इसी में का मुख्य दो प्रकार के होते हैं, सुनने मिलेगा तीन प्रकार के, लेकिन दो ही प्रकार के बोलेंगे, गीले और सूखे होते हैं सर। स्टेप समझ में आ गया पूरा हमको मामला यहाँ पर। भूमि भराव क्षेत्र जो होता है सर, भूमि भराव क्षेत्र जहां होता है वहां ध्यान रखा जाता है कितना बड़ा गड्ढा करना है, उसके नियम तय किए गए बकायदा। कितना गहरा गड्ढा होगा, कितना चौड़ा गड्ढा होगा, कितनी बड़ी बाउंड्री वॉल होगी इसके चारों ओर, कितनी ऊंचाई तक भर सकते हैं गड्ढे को हम लोग, कितने सालों तक यूज कर सकते हैं, कुछ साल बाद छोड़ देना है गड्ढे को, नया गड्ढा खोदना पड़ेगा फिर आपको। यानी भूमि भराव क्षेत्र के बकायदा नियम तैयार किए गए हैं, ठीक है। और नियम कौन तैयार करता है सर? नियम तैयार करता है सीपीसीबी। जी हाँ, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड निगरानी करता है और सीबीसी मानक तय करता है। फिर सुन लीजिए, मानक तय करता है कि उस भूमि भराव क्षेत्र के लिए कौन? सीपीसीबी उसके लिए मानक तय करता है, ठीक है। उसमें क्लियर कहा गया है कि इस गड्ढा खोदो पहले तो आराम से, आप गड्ढा खोद लिया, कचरा भरना शुरू करो, भरो 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 भरो, समतल पे आ गया और फिर 20 मीटर ऊंचाई मैक्सिमम 20 मीटर हाइट तक जा सकता है कचरा इसमें। दीवारें जो बाउंड्री वॉल होगी ऊंची होनी चाहिए, यहां पर कहा गया है। वॉटेवर, कुल मिला के काफी सारी गाइडलाइन जारी की गई हैं भूमि भराव क्षेत्र के लिए, जिससे ऐसा ना हो कि पता लगे वहां कचरा भरा था, बारिश हुई, बारिश का पानी गंदगी को लेकर लीक कर गया नीचे, तो पूरा ग्राउंड वाटर खराब हो गया, ऐसा ना हो जाए। वहां से पानी बहते हुए पहाड़ से नीचे आसपास पशु पी रहे हैं उस पानी को, ऐसा ना हो जाए, बस्तियों में ना चला जाए। तो बाउंड्री वॉल होनी चाहिए बकायदा, कितना ऊंचा कचरे का ढेर होगा वो क्लियर किया गया है, ग्राउंड वाटर को नीचे सीमेंटेड करना पड़ेगा पहले, वो कहा गया। कुल मिला के बातें कही गई हैं उसके साथ बहुत सारी। कुल मिला के भूमि भराव क्षेत्र की गाइडलाइन तय करने का अधिकार सीपीसीबी को दिया गया है। समझ आ गई सारी बातें दोस्तों? हमको भी लगता है समझ आ गई सारी बातें। ये वीडियो समझा दिया काफी आपको। ये तो हुआ सर कैसे प्रबंधन करते हैं, ठीक है। चुनौतियां क्या हैं प्रबंधन की सर? तो दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे चुनौतियों की कल आपके साथ। चर्चा हमारी कल होगी आपके साथ इस मुद्दे पर। चुनौतियां नया टॉपिक है अपने आप में, क्या चुनौतियां क्या चैलेंजेस हैं, कल चर्चा में करूंगा आपके साथ। तो उम्मीद करें कल मिलेंगे आपके 7:50 पे आपके साथ यहाँ पर, ठीक है। तो कल संसद भी चालू हो जाएगी सुबह आपकी, ध्यान रखिए संसद को आप वॉच करें। मैं चाहूँगा संसद में कल राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है सुबह सुबह, तो आप ज़रूर सुनिएगा संसद के अभिभाषण को। उनके संसद का अभिभाषण है, अभी पढ़ तो लो दोस्त, पढ़ लोगे तो और समझ आएगा। पहले पढ़ लो चीज़ों को, बता रहा हूँ मैं आपको। जो रुचि कह रही है सर केस स्टडी में कैसे यूज़ किएगा, तो केस स्टडी नहीं है, नॉलेज है दोस्त। केस स्टडी तो होती है कि क्या कुछ आपने मदद समस्या की तो क्या करेंगे आप, एक समस्या नहीं है, ये आइडियल मॉडल है, आपको ये फॉलो करना है। कोई भी समस्या है तो याद करो यहाँ पर इंदौर में क्या हो रहा था उस काम के लिए, वही काम करना है आपको यहाँ पर। तो आपसे केस स्टडी नहीं पूछेगा, एक बात बता दिया, एग्जाम्पल समझा रहा था मैं, एग्जाम्पल के जरिए पूरी कहानी आपको समझा दिया, प्रोसेस कैसे होता है। इससे बस दिमाग से खत्म नहीं होगी बात कभी आपके भी है, ठीक है। तो मैं कल बोल रहा था कल आपके राष्ट्रपति की स्पीच आएगी दोस्तों, जरूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत काम की स्पीच होती है। साल के पहले सत्र में, बजट सत्र में आमतौर पर स्पीच देते हैं राष्ट्रपति हमारे, तो राष्ट्रपति स्पीच देंगे, सुनिएगा आराम से यहाँ पर। शायद 11 बजे शायद चालू होगा संसद कल इकोनॉमिक सर्वे रखा जाएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इकोनॉमिक सर्वे में आएंगे इस बार, क्योंकि मेरा मानना है बीइंग अ टीचर, मैं मानता हूँ हमेशा कि इस बार का जो सर्वे और बजट होगा वो अगले 10 साल का बजट होगा। सरकार एक विजन तैयार कर रही है कि 10 साल में कैसे आगे बढ़ना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में तो पढ़िए उन चीज़ों को, सर्वे है, बजट है, उनको पढ़िएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो ज़रूर देख लीजिएगा कल जो सर्वे आ रहा है उसको ज़रूर देखिएगा। इम्पॉर्टेंट सर्वे होगा, हमने जो गलतियाँ की हैं साल भर में और क्वेश्चंस पे आएंगे इस बार। मेरा मानना है कि सरकार ने जो भी सर्वे के दौरान या कोरोना के दौरान काम किए हैं इस पर यूपीएससी सवाल देगा आपको, तैयार रहिएगा अपने आप उसको लेकर। तो राष्ट्रपति स्पीच सुनिए कल, सर्वे को पढ़ने का प्रयास कीजिए, सर्वे डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन आएगा पूरा सर्वे, डाउनलोड कर लीजिएगा आराम से कल आप लोग इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्लास को रोकते हैं फिर अपनी, और मुलाकात करेंगे कल आपके साथ शाम में 7:50 पर। दीजिए आगे तब तक के लिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुभ रात्रि, जय हिंद।